जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द हिस्ट्री बफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर भी आपको मैंने बताया था कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर भी देखो आपको बताने वाला हूँ कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, देखो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ लव फॉर द कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। यानी इसका मतलब ये होता है कि अपने देश से प्रेम की भावना, प्यार की भावना रखना ही नेशनलिज्म कहलाता है। और ये जो फीलिंग होती है, फीलिंग अनविजिबल होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती। ये हमारे मन के अंदर तो होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेशनलिज्म। अब देखो भारत में नेशनलिज्म आने के कारण क्या क्या थे, और कौन कौन से कॉजेस थे भारत के अंदर नेशनलिज्म आने के। ठीक है, भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म आने के लगभग 5 से 6 कारण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है आपको मैं अगली स्लाइड के अंदर बताऊंगा। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसका इम्पैक्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और उसका प्रभाव भारत के ऊपर कैसा पड़ा था। इसकी वजह से भी भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग, यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। इसको भी हम लोग अगली वाली स्लाइड के अंदर जानेंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि गांधी जी एंड रीजनल सत्याग्रह। जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए थे तो इंडिया के अंदर आने के बाद इंडिया के कई सारे स्टेट के अंदर उन्होंने रीजनल मूवमेंट चलाए थे, यानी कि क्षेत्रीय आंदोलन चलाए थे। अब कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, कहाँ कहाँ पर चलाए थे, और उनका भारत के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। फिर उसके बाद क्या है, रोलेट एक्ट एंड रोलेट सत्याग्रह। ये दो अलग अलग चीजें हैं। रोलेट एक्ट एक कानून का नाम है, और रोलेट सत्याग्रह क्या है, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया इस कानून के खिलाफ, इस रोलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था, एक सत्याग्रह था। ये कब चलाया गया था, इसमें क्या क्या हुआ था, और भारत के लोगों ने किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया था इस वाले रोलेट सत्याग्रह के अंदर, इसको भी हम लोग आगे की तरफ जानेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी वजह से भी भारत के लोगों के मन के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद की भावना आई थी। अब चलते हैं आगे की तरफ। इन सभी कारणों को हम लोग एक एक करके काफी डीप तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहली बात कि मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। देखो उपनिवेशवाद का मतलब, यानी कि कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को हर तरीके से अपना स्लेव बना लेती है। हर तरीके का मतलब क्या, हर तरीके का मतलब होता है कि इकोनॉमिक तरीके से, सोशली तरीके से, पॉलिटिकली तरीके से, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से, अगर किसी भी तरीके से कोई कंट्री किसी भी देश को अपना गुलाम बना लेती है, अपना स्लेव बना लेती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी आपको मालूम है कि हम लोगों को भी अ, लगभग कहते हैं 18th सेंचुरी के आसपास हम इंडिया के लोगों को भी ब्रिटेन ने भी अपना गुलाम बनाया था, अपना स्लेव बनाया था। और ब्रिटेन के स्लेव बनाने की वजह से भी हम भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। क्योंकि उससे पहले हम लोग यूनाइट तो नहीं थे, क्योंकि जब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों को हर तरीके से परेशान किया। और इंडिया के, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, पूरे भारत के लोगों को उन्होंने एक तरीके से परेशान किया था। इसीलिए क्या है कि भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग, यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। ये पहला कारण है भारत के अंदर राष्ट्रवाद आने का, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसका प्रभाव, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और उसका प्रभाव भारत के लोगों के ऊपर कैसा था। सबसे पहली बात कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था क्या, ये कब हुआ था, इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उसको हम लोग जानेंगे। देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था ये आपका 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था, और 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। लगभग लगभग 4 सालों तक ये वाला वॉर चला था। वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है जब दुनिया के अंदर कई सारे देश मिलकर एक साथ लड़ाई करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड वॉर। तो ये वर्ल्ड वॉर 4 सालों तक चला था, और इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर लगभग लगभग 32 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी, शामिल थी। हमें 32 के बारे में नहीं जानना है, कुछ कंट्रीज हैं जिनके बारे में हमें जानना है।
और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर क्या हुआ था कि पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई थी। पहला ग्रुप क्या कहलाया था? एलाइड पावर। और दूसरा ग्रुप क्या कहलाया था? एक्सिस पावर, या फिर इसका एक नाम और है सेंट्रल पावर। ठीक है, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं, एलाइड पावर को हिंदी में बोलते हैं मित्र राष्ट्र। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? धुरी राष्ट्र। तो ये दो अलग अलग ग्रुप थे दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर। अगर पहले वाले ग्रुप की बात करूं, मित्र राष्ट्र की यानी कि एलाइड पावर की बात करूं, तो एलाइड पावर के अंदर कई सारे देश शामिल थे, लेकिन मैं कुछ देशों के नाम बताऊंगा। सबसे पहली बात, इसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व था, अमेरिका इसके अंदर शामिल था एलाइड पावर के अंदर। और रसिया शामिल था, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चारों एक तरफ थे, एलाइड पावर के अंदर थे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एक्सिस पावर की, तो एक्सिस पावर के अंदर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। बुल्गारिया ये आपका बाल्कन एरिया का एक क्षेत्र है, एक इलाका है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर जर्मनी की तरफ से लड़ाई कर रहा था। किसके अगेंस्ट में? एलाइड पावर के अगेंस्ट में कर रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया जो बताया मैंने आपको? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये दो अलग अलग ग्रुप थे। अच्छा, एक चीज याद रखना यहाँ पर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एलाइड पावर के अंदर ब्रिटेन भी था, और ब्रिटेन ने ही इंडिया को अपना गुलाम बनाया था, अपना स्लेव बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाया था। हालांकि इंडिया इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर डायरेक्ट रूप से शामिल तो नहीं था, लेकिन ब्रिटेन था, और ब्रिटेन के शामिल होने की वजह से इसका इंपैक्ट भारत के लोगों के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से भारत के लोगों के मन में क्या आया था? राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। अब देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कैसे कैसे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था भारत के लोगों के ऊपर, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। पहली बात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने वॉर को लड़ने के लिए दुनिया भर के देशों से कर्जा लिया हुआ था। उसने कर्जा तो ले लिया, लेकिन कर्जे की भरपाई कहां से करेगा? भाई उसके यहाँ तो वॉर हो रहा है, सारा पैसा लॉस में जा रहा है, उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही थी। तो ब्रिटेन ने दुनिया भर से जो कर्जा लिया हुआ था, उसका कर्जा चुकाने के लिए उसने अपनी अपनी कॉलोनी के ऊपर क्या लगा दिया? टैक्स बढ़ा दिया उसने। तो भारत के ऊपर भी ब्रिटेन ने टैक्स बढ़ा दिया था, टैक्स को इंक्रीज कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा था किसका? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर क्या हुआ था कि हमारे यहां पर जो इंडिया के अंदर जितने भी फूड ग्रेन थे, जितने भी खाने पीने की चीजें थी, उनकी कीमत इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी उनकी कीमत। तो फूड के कीमत बढ़ने की वजह से और हम लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का प्रभाव हम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ रहा था। अगर मैं अगली बात करूं, क्या था कि देखो ब्रिटेन ने इंडिया के गांव गांव से लोगों को अपनी सेना के अंदर, अपनी आर्मी के अंदर भर्ती किया था फोर्सफुली। भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ाई वो कर रहा है, लेकिन लोगों को कहां से भर्ती कर रहा है? इंडिया से। हालांकि इंडिया का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर कहीं पर भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हमारा कुछ लेना देना भी नहीं था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटेन इंडिया के लोगों को, खासकर विलेजेस के गांव के अंदर के लोगों को अपनी आर्मी के अंदर फोर्सली भर्ती कर रहा था। इसकी वजह से भी भारत के लोग उससे गुस्सा थे, ब्रिटेन से। इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, तो देखो होता क्या है कि 1918, 1920, 21 के दौरान क्या होता है? 1918, 1921 के दौरान ये होता है कि हमारे इंडिया के अंदर प्लेग नाम की बीमारी फैल जाती है। जैसे अभी कोरोना फैला था ना, कि कोरोना भी मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी फैल रही थी, इसी तरीके से प्लेग एक बीमारी थी, जो कि चूहों चूहों से फैलती है वाली बीमारी। जब चूहे किसी अनाज को झूठा कर देते हैं और उस अनाज को अगर कोई इंसान खाता है, तो उस इंसान को खाने की वजह से उसको प्लेग नाम की बीमारी हो जाती है, और वो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती रहती है। तो 1918 से 1921 के बीच में क्या हुआ था कि हमारे इंडिया के अंदर प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी। उससे भी भारत के अंदर काफी सारे लोग मारे गए थे, है ना। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं भारत के लोग ब्रिटेन के लोगों से, ब्रिटिशर्स से काफी ज्यादा क्या थे? गुस्सा थे। और ये सारा काम कब हो रहा है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर ही हो रहा है सारा काम। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि 1920-21 के टाइम पर क्या हुआ था? हमारी जो फसलें थी, हमारे इंडिया की जो फसलें थी, जो क्रॉप थी, वो क्रॉप क्या हो गई थी?
वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, वो फेलियर हो गई थी, मतलब हमारी फसल खराब हो गई थी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हमारे इंडिया के ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव पड़ा था। और इसकी वजह से भी क्या हुआ, इसकी वजह से भी हम भारत के लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग यानी कि राष्ट्रवाद की भावना आई थी। ठीक है, ये दूसरा कारण हो गया। चलते हैं अगले कारण की तरफ। देखो अगला कारण क्या है, अगला कारण हमारे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म आने का कारण है गांधी जी का इंडिया में आना, और गांधी जी के द्वारा इंडिया के अंदर रीजनल मूवमेंट चलाना, है ना। उसकी वजह से भी हम भारत के लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई। अब देखो गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद कौन कौन से रीजनल मूवमेंट चलाए थे, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी इंडिया में कब आए थे, है ना। अब देखो अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी हमारे इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, कब, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। इस समय गांधी जी की उम्र जो थी वो 46 साल की थी। 46 वर्ष के गांधी जी थे इस समय पर, जो हमारे इंडिया के अंदर वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। वहां पर साउथ अफ्रीका गए क्यों थे, देखो साउथ अफ्रीका वो वहां पर एक पर्सन था, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। उसका केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका गए थे। तो उसका केस लड़कर 46 साल की उम्र में हमारे इंडिया के अंदर 9 जनवरी 1915 को आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि जब जिस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर थे, तो साउथ अफ्रीका के अंदर ही उन्होंने वहां पर एक मूवमेंट चलाया था। उसको मैं अगर मैं मूवमेंट बोलूं या सत्याग्रह बोलूं, बात एक ही है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सच के रास्ते पे चलते हुए, ट्रुथ के रास्ते पे चलते हुए अपने पर्पस को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। तो मूवमेंट या सत्याग्रह की बात करूं, दोनों बात एक ही है। तो गांधी जी ने 1906 में, कब, 1906 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, वहां पर यानी कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर एक सत्याग्रह चलाया था। और वहां पर 1906 में सत्याग्रह चलाने के बाद वो हमारे इंडिया में बाद में आते हैं, कब, 1915 के अंदर आते हैं। और अपने साथ में क्या लेकर आते हैं, अपने साथ में गांधी जी इंडिया के अंदर एक सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का आइडिया लेकर आते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो अगली बात आपको बताई हुई है कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने के बाद ही भारत के लोगों में यूनिटी आई और भारत के लोगों में राष्ट्रवाद आया, ऐसा नहीं है। गांधी जी के आने से पहले भी हमारे इंडिया के अंदर मूवमेंट चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चला था। उससे पहले 1857 में रिवोल्ट भी हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो गांधी जी के आने से पहले भी मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि देखो मूवमेंट तो चल रहे थे लेकिन हम भारत के लोग यूनाइट नहीं थे, हमें नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। हम लोग भले ही गांधी जी के आने से पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन हमारे पर्पस अलग अलग थे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जब 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था ना, उस समय जो क्या नाम है उनका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका पर्पस अलग था। उनका पर्पस क्या था कि उनके बेटे को राजा बना दिया जाए। वहीं अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं इनके मेरठ के सिपाहियों की बात करूं, मेरठ के सोल्जर्स की बात करूं, उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड ये थी कि जो अंग्रेजों ने जो उनको कारतूस यूज करने के लिए दिया है ना, वो कारतूस वो लोग बैन कर दें, है ना। तो सबके पर्पस अलग अलग थे। लेकिन गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ था, गांधी जी के आने के बाद गांधी जी ने भारत के लोगों को यूनाइट किया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या, कि गांधी जी के आने के बाद ही इंडिया के अंदर नेशनलिज्म बहुत सही तरीके से आता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तीसरा कारण है किसका, ये तीसरा कारण है भारत के अंदर, भारत के लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद की भावना आने के। अब देखो गांधी जी इंडिया में आ गए, इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने शुरू शुरू में रीजनल मूवमेंट यानी कि क्षेत्रीय आंदोलन चलाए थे। रीजनल मूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसे मूवमेंट, ऐसा आंदोलन जो किसी पर्टिकुलर एरिया में चलाया जा रहा हो, पूरे भारत में नहीं, सिर्फ कुछ गिने चुने एरिया में चलाया जा रहा हो, उसको हम बोलते हैं रीजनल मूवमेंट। तो कौन कौन से रीजनल मूवमेंट चलाए थे, क्यों चलाए थे, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात, गांधी जी ने जब इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद सबसे पहला जो रीजनल मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, वो उस मूवमेंट का नाम क्या था, उस वाले मूवमेंट का नाम था चंपारण मूवमेंट। क्या नाम था, चंपारण मूवमेंट। चंपारण बिहार में एक जगह का नाम है,
वहां पर जो किसान थे, किसान अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों? वो इसलिए परेशान थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनको फोर्स किया हुआ था कि वो लोग अपनी जमीन के ऊपर कम से कम 3/20 जमीन के ऊपर वो लोग क्या करें, इंडिगो उगाएं, यानी कि नील उगाएं। अब ये इंडिगो क्या होता है, नील क्या होता है? इंडिगो और नील का मतलब होता है कि कपड़े को रंगने में काम आता है, और इसको जमीन पर उगाने से जमीन अनफर्टाइल हो जाती है। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती वहां के किसानों से उनको फोर्स कर रहे थे कि भाई नहीं, तुम अपनी जमीन के ऊपर इतना नील उगाओ। और नील उगाने से, इंडिगो उगाने से उनकी जो जमीन थी वो अनफर्टाइल बन जा रही थी। इसीलिए वहां के किसान बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे। तो गांधी जी 1917 में कहाँ जाते हैं? गांधी जी 1917 में चंपारण जाते हैं। उन चंपारण में जाने के बाद वहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। कैसा मूवमेंट चलाते हैं? रीजनल मूवमेंट। क्योंकि चंपारण सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, रीजनल मूवमेंट। तो इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने इंडिया में सबसे पहला जो रीजनल मूवमेंट चलाया था वो कौन सा था? वो आपका चंपारण ही था। कौन सा था? चंपारण था। और इसमें ये मूवमेंट, रीजनल मूवमेंट चलाते हैं, और इस वाले मूवमेंट में क्या होता है, गांधी जी सक्सेसफुल हो जाते हैं, पास सफल हो जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ गांधी जी को सफलता मिल गई, सक्सेस मिल गई यहाँ पर। इसके बाद गांधी जी कहाँ पर जाते हैं? इसके बाद गांधी जी जाते हैं खेड़ा के अंदर। कहाँ जाते हैं? खेड़ा के अंदर। खेड़ा एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। जो कहाँ है? गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर खेड़ा नाम की जगह, यहाँ पर गांधी जी जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद भी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रीजनल मूवमेंट चलाते हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों की परेशानी क्या थी? देखो, खेड़ा के अंदर जो किसान थे ना, उन किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, उनकी फसल खराब हो गई थी। लेकिन अंग्रेज उनका टैक्स माफ करने को राजी नहीं थे, उनका टैक्स डिक्रीज करने को, खत्म करने को राजी नहीं थे। कौन? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। जब उन बेचारों की फसल खराब हो गई है तो बेचारे पैसे कहाँ से देंगे किसान वहां के? लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे, इसीलिए वहां के किसान बहुत ज्यादा कहते हैं परेशान थे। तो गांधी जी खेड़ा जाते हैं 1917 में। कब जाते हैं? 1917 में ही गांधी जी खेड़ा जाते हैं। खेड़ा में जाने के बाद वहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ में वो मूवमेंट चलाते हैं, रीजनल मूवमेंट चलाते हैं, और किसानों का साथ देते हैं। और इस वाले मूवमेंट के अंदर भी क्या हुआ, इस वाले मूवमेंट के अंदर भी गांधी जी सक्सेसफुल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो पहला चलाया चंपारण, सफल हो गए। उसके बाद खेड़ा चलाया, खेड़ा चलाने के बाद भी इसमें भी क्या हो गए, वो सफल हो गए, कामयाब हो गए। ठीक है। इसके बाद बारी आती है किसकी? अहमदाबाद मेन आंदोलन की। अहमदाबाद मिल मूवमेंट की बारी आती है। अच्छा, एक चीज और देखो, जो मैं यहाँ पर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है वही सेम चीज आपकी यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखी हुई है। और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। तो अगर मैं अहमदाबाद मेन आंदोलन की बात करूं, मेल मूवमेंट की बात करूं, तो ये इसको 1918 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1918 में। वहां पर अहमदाबाद में एक मिल थी, कपड़े की बहुत बड़ी मिल थी। वहां पर जो मजदूर, वहां पर जो लेबर थी ना, वो लेबर अपने मालिक से बहुत ज्यादा परेशान थी। परेशान क्यों थी भाई? परेशान इसलिए थी, देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर इंडिया के अंदर कपड़ों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, कपड़ों का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था। क्यों हो रहा था? देखो ब्रिटेन में तो कपड़े उस समय कम हो गए थे, क्योंकि ब्रिटेन वॉर में इन्वॉल्व था ना, लड़ाई में लगा हुआ था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन अपने यहाँ का कपड़ा इंडिया के अंदर क्या करवा रहा था, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करवा रहा था। तो ब्रिटेन ने इंडिया में अपना कपड़ा बनवाने के लिए यहाँ के जो मालिक थे ना, मिलों के जो मालिक थे, उन मिल मालिकों को उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा पैसा दिया। और यहाँ के मिल मालिकों ने भी अपने मजदूरों से, अपने लेबर से उन्होंने वादा किया कि भाई तुम अगर इतना घंटा काम करोगे, तुम अगर ज़्यादा काम करोगे तो तुम्हें सैलरी के साथ साथ में तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो भाई मजदूर बेचारे, उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने क्या करा, उन्होंने 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम किया, मतलब अच्छा खासा उन्होंने काम किया। तो काम हो जाने के बाद जो मिल का जो मालिक था ना, मिल के मालिक ने उनको उनका बोनस पे नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर जो मिल का जो मालिक था ना, वो मिल का मालिक कोई अंग्रेज नहीं था, बल्कि इंडियन ही था। एक गुजराती व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। ये उस अहमदाबाद मिल की जो अहमदाबाद में जो मिल था ना, उसका मालिक था अंबालाल साराभाई।
इसने ही भारत के मजदूर, जो मजदूर उसमें काम कर रहे थे ना उसके मिल के अंदर, उसको पैसा पे नहीं किया था उसने बोनस का। जबकि इसकी बहन थी अनसुईया बहन, इसकी बहन का नाम था अनसुईया बहन, अनु, जबकि इसकी बहन अनसुईया बहन, ये इसने गांधी जी का साथ दिया था इस वाले मूवमेंट के अंदर, ठीक है ना। और ये गांधी जी का पहला ऐसा मूवमेंट था कि गांधी जी ने इस वाले मूवमेंट के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर क्या करता है, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पहली बार इसी वाले मूवमेंट के अंदर करी थी। और इस वाले मूवमेंट के अंदर भी क्या हुआ, गांधी जी को सक्सेस मिल गई थी, यानी कि गांधी जी को सफलता मिल गई थी, इसके अंदर कामयाबी मिल गई थी। तो इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने 3 रीजनल मूवमेंट चलाए थे। और इन रीजनल मूवमेंट से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर 1906 में वहां पर रेसिज्म के खिलाफ मूवमेंट चलाकर आ चुके थे। इन रीजनल मूवमेंट की वजह से भी भारत के लोगों में यूनिटी आई, एकता आई। और इसी एकता की वजह से भारत के लोगों के मन में क्या आया, नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा है किसका, भारत के अंदर, भारत के लोगों के मन में नेशनलिज्म लाने का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे सुनो। अच्छा, ये यहां पर आपको बताया सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। आपको मैंने हालांकि पीछे बता दिया था मैंने, फिर भी एक बार आप दोबारा सुन लो। सत्याग्रह का मतलब होता है क्या, सत्याग्रह का मतलब होता है कि सच के रास्ते पे चलते हुए, सच के रास्ते पे चलते हुए और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हुए, सच के रास्ते पे चलते हुए, ट्रूथ के रास्ते पे चलते हुए और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, है ना, हिंसा के बिना और सच के रास्ते पे चलते हुए अपने पर्पस को, अपने उद्देश्यों को अचीव करना, प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। तो ये वाला विचार अपने साथ कौन लेकर आया था इंडिया में, गांधी जी लेकर आए थे। और इस वाले विचार को सबसे पहले गांधी जी ने कहां पर अप्लाई किया था, साउथ अफ्रीका के अंदर अप्लाई किया था। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं चौथे कारण की बात करूं, अगर मैं चौथे कारण की बात करूं किस तरीके से भारत के लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तो इसमें चौथा कारण क्या आपको क्या बताया हुआ है, रोलेक्ट एक्ट। क्या बताया हुआ है, रोलेक्ट एक्ट। देखो रोलेक्ट एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कानून, एक्ट का मतलब होता है कानून। अब इस वाले रोलेक्ट नाम के एक्ट को, इसको 18 मार्च 1919 में, 18 मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इसको बना, इस वाले कानून को बनाया गया था। और इस वाले कानून को और इस वाले एक्ट को बनाने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, सर सिडनी रोलेक्ट को जाता है। तो सर सिडनी रोलेक्ट के नाम पर ही इस वाले कानून का नाम क्या पड़ गया था, रोलेक्ट एक्ट पड़ गया था। इस वाले कानून में, इस वाले एक्ट में ऐसा था क्या, इस वाले कानून में, एक्ट में ऐसा था कि हम इंडिया के लोगों को, हम इंडिया के लोगों को शक के बिहाफ पर, डाउट के बिहाफ पर गिरफ्तार किया जा सकता था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और इसके अंदर देखो ये भी था कि इस वाले कानून को इसलिए भी बनाया गया था कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां हमारे इंडिया के अंदर हो रही थी। उन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए यह रोलेक्ट एक्ट बनाया गया था। और इसका नाम रोलेक्ट एक्ट क्यों पड़ा था, सर सिडनी रोलेक्ट के नाम पर पड़ा था इसका नाम। इसको बनाया, इस वाले कानून के तहत, इस वाले एक्ट के तहत भारत के अंदर 4-5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। और अगर ब्रिटिशर्स को, उनकी पुलिस को अगर लगता था कि हाँ भाई ये इंसान उनके लिए खतरा हो सकता है, तो डाउट के बिहाफ पर वो उस इंसान को पकड़कर जेल में डाल देते थे। और उस इंसान को इतनी भी आज़ादी, इतनी भी फ्रीडम नहीं थी कि वो इंसान क्यों गिरफ्तार हुआ वो जान सके या कोर्ट में अपील कर सके, इतनी भी उसको फ्रीडम नहीं थी। इसीलिए इस वाले कानून को गांधी जी ने क्या बोला था, इस वाले कानून को गांधी जी ने बोला था क्या, डेविल्स एक्ट। क्या बोला था, डेविल्स एक्ट, यानी कि शैतानों का कानून, शैतानी कानून बोला था इस वाले कानून को। और एक बात और बोली थी इस वाले कानून के बारे में गांधी जी ने, क्या बोली थी भाई, वो बोली थी विदाउट लॉयर, विदाउट ट्रायल एंड विदाउट अपील, यानी कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून बोला था। क्यों बोला था, वो इसलिए बोला था क्योंकि जिस इंसान को गिरफ्तार किया जाता था ना, उस इंसान को इतना भी अधिकार, इतना भी राइट नहीं था कि वो कोर्ट में अपील कर सके। इसीलिए गांधी जी ने इसको क्या बोला था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून बोला था। ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप, ये कानून क्या सही है इंडियंस के लिए, इंडियंस छोड़ो किसी के लिए भी ये कानून सही है क्या। अगर आप किसी को बिना किसी क्राइम के सिर्फ शक के बिहार पर उठा रहे हैं,
और उसको अपील करने की भी अधिकार नहीं है, तो गलत है ना कानून ये। तो इस वाले कानून के खिलाफ गांधी जी ने एक और सत्याग्रह चलाया था, और उस वाले सत्याग्रह का नाम क्या था? रोलेट सत्याग्रह। क्या नाम था? रोलेट सत्याग्रह। और ये हमारा क्या है? ये हमारा 5वां कारण है भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग जगाने के लिए। रोलेट सत्याग्रह में हुआ क्या था? देखो, रोलेट सत्याग्रह में ये हुआ था कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने भारत के लोगों को ये मतलब ये अनाउंस किया था, ये बोला था कि हम 6 अप्रैल 1919 को क्या करेंगे? हम 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। ये लोगों से आह्वान किया था, लोगों को उन्होंने बोला था, गांधी जी ने बोला था। तो इस दिन भारत के बहुत सारे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, स्ट्राइक करते हैं। और भारत में बहुत सारे वकीलों ने इस दिन अपने कहते कोर्ट में नहीं गए थे, बच्चे स्कूल नहीं गए इस दिन, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। तो मतलब अच्छे तरीके से क्या हुआ? अच्छे तरीके से भारत के लोगों ने हड़ताल की थी, स्ट्राइक किया था। और हड़ताल करने की वजह से भाई भारत के लोगों का मतलब इसके अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का अच्छा खासा नुकसान होने लगा था। अगर एक दिन भारत बंद हो जाए तो भारत का अच्छा खासा लॉस हो जाता है ना। तो आप खुद सोचो, उस समय पर भारत बंद हुआ था एक दिन के लिए, 6 अप्रैल के दिन, तो अंग्रेजों का अच्छा खासा लॉस हुआ था, अच्छा खासा लॉस हुआ। अब देखो क्या हुआ, जो स्ट्राइक भारत के लोगों ने किया था ना, वो ऐसा नहीं कि वॉयलेंट था, कि मार काट हो रही है ना, ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भारत के लोगों ने क्या करा था? शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक किया था भारत के लोगों ने। भाई जो कि हमारा अधिकार भी है, हमारा राइट भी है शांतिपूर्ण तरीके से करने का। तो भारत के लोग वही कर रहे थे, इस वाले कार रोलेट एक्ट के खिलाफ में कर रहे थे ये वाला, है ना। इसके अलावा क्या हुआ, आपको मैंने बता दिया कि दुकानदारों ने अपनी दुकान नहीं खोली, वकीलों ने प्रैक्टिस करना इस दिन छोड़ दिया था, है ना, और बच्चे स्कूल नहीं गए थे। अंग्रेजों का अच्छा खासा लॉस हुआ। अब मुझे बताओ, क्या अंग्रेज शांत बैठेंगे? शांत तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। जब उनका लॉस होगा तो शांत तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में अंग्रेजों ने क्या करा कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, वो चीज़ इसमें नहीं लिखी, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे। इनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया। अब इनको पकड़ने के बाद देखो, इनको भी पकड़ लिया था, प्लस रोलेट एक्ट के खिलाफ में भारत में जगह जगह पर रोलेट सत्याग्रह चल रहा था। लोग पीसफुली बैठ कर अंग्रेजों के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में देखो होता क्या है कि ऐसे में ये होता है कि 10 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि अमृतसर, पंजाब के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग पीसफुली चुपचाप बैठकर वहां पर इस रोलेट एक्ट के खिलाफ में ये क्या बोलते हैं, स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल वगैरह कर रहे थे। तो ऐसे में कुछ पुलिस वाले आते हैं, वहां पर गोलीबारी करते हैं, जिसमें 2-4 लोग मारे जाते हैं। और लोगों के मरने के बाद क्या हुआ? लोगों के मरने के बाद ये हुआ कि पूरे के पूरे पंजाब के अमृतसर के अंदर हालात बेकार हो गए, हालात खराब हो गए। लोगों ने लोगों ने क्या करा? देखो, लोगों ने अमृतसर के अंदर क्या हुआ, अमृतसर के अंदर राइट्स हो गए, दंगे हो गए वहां पर, एरसोन यानी कि आगजनी वहां पर हो गई, है ना। वहां पर लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया उन 2-4 लोगों के मरने के बाद। तो हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। तो इस हालत को कंट्रोल करने के लिए, उस वाले कंडीशन को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे अमृतसर के अंदर क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। क्या लगा दिया भाई? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगा दिया ताकि हालत कंट्रोल में आ सके अमृतसर के अंदर, है ना। और देखो, ये आपको मैंने बताया, को ये सारी चीजें तो हो ही रही थी। और इसमें आपको मैंने बताया ना कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें आगे, मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? देखो, मार्शल लॉ का मतलब होता है, ये भी एक तरीके से उसकी तरह है, रोलेट एक्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर क्या है? थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो इसके अंदर ये कि मार्शल लॉ के अंदर ये होता है कि सरकार, जब मार्शल लॉ लगता है ना, तो उस देश की सरकार की सारी पावर वहां की आर्मी के हाथ में आ जाती है। जब भी किसी एरिया के अंदर मार्शल लॉ लगता है तो उस देश की सारी सरकार की सारी पावर आर्मी के पास में आ जाती है, और आर्मी किसी भी इंसान को शक के बिहाफ पर, डाउट के बिहाफ पर गिरफ्तार कर सकता है, या किसी को गोली भी मार सकती है आर्मी। मार्शल लॉ के अंदर 4-5 लोग एक जगह गैदर नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते मार्शल लॉ के अंदर।
मार्शल लॉ लग गया था कहाँ पर? अमृतसर के अंदर, 10 अप्रैल के बाद, है ना? तो ऐसे में देखो मार्शल लॉ लगने के बाद क्या हुआ, एक तारीख आती है, एक डेट आती है, कौन सी वाली? एक डेट आती है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 एक तारीख आती है। तो 13 अप्रैल 1919 को भारत के अंदर बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो पंजाब के अमृतसर के अंदर एक बाग है, एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, उसका नाम क्या है? जलियांवाला बाग। क्या नाम है? जलियांवाला बाग। तो उस जलियांवाला बाग के अंदर एक बहुत बड़ा सा फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। और उस मेले के अंदर गांव गांव से बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन बेचारों को मालूम भी नहीं था कि मार्शल लॉ क्या होता है। वो बेचारे घूमने फिरने के लिए आए हुए थे उस जलियांवाला बाग के अंदर जहाँ मेला लगा हुआ था, है ना? तो होता क्या है देखो, होता ये है कि जैसे ही ये खबर जनरल डायर को लगती है, किसको लगती है? जनरल डायर को जैसे ही ये खबर लगती है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, गैदर हो रखे हैं, तो जनरल डायर अपनी आर्मी लेकर वहां पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? जलियांवाला बाग में पहुंच जाता है। और वहां पर आर्मी को ऑर्डर देता है कि लोगों को शूट करो, गोली चलाओ उनके ऊपर। तो आर्मी ने उनके ऊपर गोली चलाई, जिसमें कम से कम सैकड़ों लोग उसके अंदर मारे गए थे। और इस घटना को आज भी जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से याद किया जाता है। आप सोच सकते हो कि कितना मतलब क्या मंजर रहा होगा उस टाइम पर। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो ये रहा जलियांवाला बाग। ये जो जलियांवाला बाग है ना, इसमें अंदर आने का बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता था अंदर आने जाने का बाहर। और इस बाग के अंदर एक कुआं बना हुआ था, एक बहुत बड़ा सा वेल बना हुआ था। अब भाई जो एक रास्ता था अंदर आने जाने का, बाहर जो रास्ता था, उस रास्ते पर ही उसने आर्मी बिठा दी, अंधाधुन गोलीबारी करने का उसने ऑर्डर दे दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद रहे हैं, उसने उसके अंदर भी गोली चलवाई। तो काफ़ी सारे लोग इसके अंदर मारे गए थे। तो मुझे बताओ एज ए इंडियन, क्या ये ठीक हुआ था? क्या हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा आएगा ना हमें? तो हमें गुस्सा आया, हमने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ कि इंडिया के लोगों ने अब अंग्रेजों के खिलाफ दोबारा से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, है ना? और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज वगैरह करना शुरू कर दिया था। पुलिस थानों में आग लगा दी, अंग्रेजों को मारा पीटा भारत के लोगों ने। क्यों भाई? हम लोगों में गुस्सा भर गया था, क्योंकि उन लोगों ने सीन ही ऐसा किया था हम लोगों के साथ में। लेकिन अंग्रेज भी यहां पर चुपचाप नहीं बैठे हुए थे। अगर हम लोग अपना अग्रेशन दिखा रहे थे, अपना गुस्सा दिखा रहे थे ना उनको, तो वो लोग भी हम लोगों से बहुत ही फोर्सफुली हम लोगों से निपट रहे थे, बहुत फोर्सफुली हम लोगों से क्या कर रहे थे? निपट रहे थे, डीलिंग कर रहे थे हम लोगों से। जैसे कि उन लोगों ने क्या करा, देखो उन लोगों ने ये करा कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों को पकड़ा, उनकी नाक को, उनकी नोज को जमीन में रगड़ना शुरू कर दिया, गांव गांव जाकर बॉम्बिंग करी अंग्रेजों ने, कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। अब देखो ये जो घटना थी ना, इस घटना के बाद भारत के अंदर कई सारी चीजें भी हुई थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस वाली घटना के बाद ये हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने अपनी नाइटहुड की टाइटल छोड़ दी थी। कौन सी टाइटल छोड़ दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनको अंग्रेजों ने एक टाइटल दी हुई थी नाइटहुड की। तो ये नाइटहुड की टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने छोड़ दी थी कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तुमने भारत के लोगों के साथ में ऐसा किया है। ऐसे ही एक नाम हो रहा था आपका, सर शंकरन नायर। इन्होंने क्या करा? देखो इन्होंने ये करा कि अंग्रेजों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इन्होंने रिजाइन दे दिया। तो इन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए अंग्रेजों के पोस्ट से इन्होंने रिजाइन दे दिया, इन्होंने नाइटहुड की टाइटल छोड़ दी। देखो गांधी जी आदमी कैसे थे? अहिंसावादी, नॉन वायलेंट आदमी थे ना। अब ये जो सत्याग्रह चल रहा था, ये धीरे धीरे कैसा हो गया था? वॉलेंट वाला हो गया था ना।
मतलब हिंसावादी हो गया था ना ये आंदोलन। तो ऐसे में ये हुआ कि गांधी जी ने इस वाले मूवमेंट को क्या करा, इस वाले सत्याग्रह को गांधी जी ने विड्रॉ करने का, वापस लेने का फैसला किया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो मूवमेंट था ना, ये गांधी जी का पहला ऐसा मूवमेंट था जो पैन इंडिया मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था? पैन इंडिया मूवमेंट, यानी कि अखिल भारतीय। ये अखिल भारतीय मूवमेंट था, पहला मूवमेंट, यानी कि पूरे भारत में ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इस वाले सिचुएशन के बाद गांधी जी ने ये वाला मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद ये हुआ, इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि भाई अब ऐसा हम क्या करें कि अंग्रेजों को सही तरीके से यहाँ से क्या करें, यहाँ से खदेड़ दें, यहाँ से निकाल दें भारत से। ऐसा हम क्या करें अंग्रेजों के खिलाफ में। तो गांधी जी के माइंड में एक आइडिया आया कि भाई अगर हमें भारत के अंदर से अंग्रेजों को यहाँ से कमज़ोर करना है और उनको यहाँ से भगाना है, तो सबसे पहले हमें भारत के लोगों में एक यूनिटी लेके आने पड़ेगी। धर्म, जाति, भाषा, इनके बेस पर जो भारत के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, जो भेदभाव जो है, सबसे पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा और हमें भारत के लोगों को यूनाइट करना पड़ेगा। और भारत के लोगों को यूनाइट करने के लिए उस समय सबसे अच्छा मौका क्या था? उस समय सबसे अच्छा मौका ये था कि उस समय भारत के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट। और इस खिलाफत मूवमेंट को मुस्लिम्स लोग चला रहे थे। क्यों चला रहे थे मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन जब आपका रोलेक्ट सत्याग्रह वापस ले लिया गया था, तो उस समय गांधी जी ने सोचा कि हमें भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों को एक करना पड़ेगा। अगर हिंदू और मुसलमान अगर एक हो जाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है हमारी भाई स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी हमारी, और अंग्रेजों को मजबूरन भारत छोड़ना पड़ेगा और उनको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और आपको जैसा मैंने बताया ना कि इस समय मूवमेंट चल रहा था भारत के अंदर, कौन सा मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट। देखो खिलाफत मूवमेंट होता क्या है। खिलाफत मूवमेंट ये आपने पढ़ा, आपको मैंने पीछे बताया था ना कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर एक्सिस पावर के अंदर ओटोमन एम्पायर भी था, यानी कि तुर्की भी था। तो एक्सिस पावर वाले एलाइड पावर वालों से हार गए थे। हारने के बाद जो जीते हुए जो देश थे ना, जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों के साथ में ट्रीटियां करना शुरू कर दी, यानी कि संधियां, मतलब समझौता करना शुरू कर दिया। तो ओटोमन एम्पायर के साथ में ट्रीटी ऑफ सेवर्स नाम की एक समझौता हुआ था। और उस समझौते के तहत क्या हुआ कि उस समय पूरे मुस्लिम जगत का, पूरे मुस्लिम एम्पायर का एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत बड़ा पोस्ट हुआ करती थी खलीफा नाम की, जो कि उस समय तुर्की के अंदर में थी। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि ब्रिटिशर्स ने तुर्की के अंदर से उस खलीफा नाम के पद को खत्म कर दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इससे पूरे दुनिया के मुसलमान, खासकर इंडिया के मुसलमान, अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गए। और अंग्रेजों के अगेंस्ट में होने के बाद उन्होंने इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया, भारत के मुसलमानों ने, है ना। वो खिलाफत मूवमेंट चलाने के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी। सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी। अच्छा, जो मैंने आपको मुंह से मैंने समझाया ना, मैंने वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो मैं पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं पहले से। अब देखो, आपको मैंने बताया ना कि इस खिलाफत मूवमेंट को चलाने के लिए भारत के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी कब बनाई गई थी? मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी नाम की एक कमेटी बनाई गई थी, मुंबई के अंदर बनाई गई थी। और इस कमेटी को बनाने का काम दो भाइयों ने करा था, उनको बोलते हैं अली ब्रदर्स। उनका नाम क्या था? शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने मिलकर खिलाफत कमेटी बनाई थी मार्च 1919 में मुंबई के अंदर। और इसी कमेटी ने खिलाफत मूवमेंट चलाया था। अब देखो, ये वाला मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी जी के माइंड में एक आइडिया आया कि ये वाला मूवमेंट चल रहा है, और उस समय कांग्रेस पार्टी भी स्वदेशी मूवमेंट चला रही थी, सॉरी स्वराज मूवमेंट चला रही थी। कौन सा? स्वराज मूवमेंट गांधी, ये कांग्रेस पार्टी चला रही थी। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम इस स्वराज मूवमेंट को और इस खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दें। तो ऐसा ही हुआ। ऐसा क्या हुआ कि इस स्वराज मूवमेंट को और खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हो गए? एक हो गए। अब दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ में मूवमेंट चलाएंगे। और इन दोनों को मर्ज कर इन दोनों को मिलाकर गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया के अंदर चलाया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए मैं आपको बताऊं,
इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए सबसे पहले एक प्रपोजल लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। वो प्रस्ताव कब लाया गया था? वो प्रस्ताव आपका लाया गया था सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता के अंदर एक अधिवेशन होता है, एक सेशन होता है। कहाँ पर? कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी का एक सेशन होता है। और इस सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? लाला लाजपत राय, जो कि प्रेसिडेंट थे इस वाले कांग्रेस सेशन के, कलकत्ता सेशन के। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि प्रपोजल लाया जाता है। और वो वाला प्रपोजल पास कब होता है? उसको मतलब ये उसको एक्सेप्ट कब किया जाता है? उसको दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक दूसरा सेशन, दूसरा अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? महाराष्ट्र में, नागपुर के अंदर होता है। महाराष्ट्र में नागपुर नाम की एक जगह है जहां पर कांग्रेस का दिसंबर 1920 में सेशन हुआ था। यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रस्ताव को, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इस वाले मूवमेंट के मतलब इस वाले सेशन के अंदर कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था, इस सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? सी विजय राघवाचारी। कौन था? सी विजय राघवाचारी। ये उस नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट थे। यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रस्ताव को, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 1920 से पूरे भारत के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ सारे के सारे क्या है? सारे के सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग आई, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और हमने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े बड़े मूवमेंट चलाना शुरू कर दिए। और हम भारत के लोग अब यूनाइट होकर मूवमेंट चला रहे थे। क्यों? हम सभी लोगों की परेशानियां एक जैसी थी। ठीक है, अब देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया गांधी जी के माइंड में कैसे आता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया गांधी जी के दिमाग में इस तरीके से आता है कि गांधी जी ने 1909 में अपनी एक बुक लिखी थी। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की गुजराती भाषा में, कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में, गुजराती लैंग्वेज में हिंद स्वराज नाम की एक बुक लिखी थी गांधी जी ने। और इस वाली बुक के अंदर गांधी जी ने बताया था कि अंग्रेज जो इंडिया के अंदर टिके हुए हैं ना, वो हम इंडिया के लोगों के कोऑपरेशन की वजह से ही टिके हुए हैं। अगर हम लोग अंग्रेजों का सहयोग करना, कोऑपरेशन करना बंद कर देंगे ना, तो 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश एम्पायर इंडिया से खत्म हो जाएगा, उनकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा गांधी जी का मानना था। इस आइडिया को गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर बताया था 1909 के अंदर। इसीलिए गांधी जी के माइंड में ये आइडिया आया था कि हम भारत के अंदर क्या करेंगे, हिंदू और मुसलमानों को एक करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाएंगे जिसका नाम क्या होगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको? एनसीएम। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया था। अब देखो इस असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, और क्यों बाद में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था, उसके बारे में हम लोग अगली स्लाइड के अंदर समझेंगे। अच्छा हाँ, इसमें कुछ चीजें थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए गांधी जी ने भारत के लोगों से कुछ बातें बोली थी कि हमें इसके अंदर क्या क्या काम करने हैं इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। सबसे पहली बात, गांधी जी ने भारत के लोगों से बोला था कि अंग्रेजों ने जो हमें बहुत सारी जो भारी भारी जो हमें टाइटल्स दिए हुए हैं ना, हमारा दिल जीतने के लिए, कि हाँ भाई अगर हम भारत के लोगों को अपना ये बड़ी बड़ी टाइटल्स देंगे तो वो हमारे प्रति वफादार रहेंगे, है ना। तो गांधी जी ने बोला था कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हम लोग क्या करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई टाइटल्स, दी गई उपाधियां उनको वापस कर देंगे। खुद गांधी जी ने अपनी एक टाइटल अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। कौन सी टाइटल? केसर ए हिंद। कौन सी टाइटल? केसर ए हिंद। ये केसर ए हिंद नाम की टाइटल ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों को, मतलब ये ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को ये वाली टाइटल दी हुई थी, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये वाली टाइटल गांधी जी ने वापस से अंग्रेजों को लौटा दी। लो भैया हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये लौटा दी। प्लस क्या हुआ, गांधी जी ने बोला था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हमें और क्या क्या करना है। तो उस समय ये करना था, देखो ये करना था कि सरकारी नौकरी में काम करने वाले जितने भी लोग थे ना, चाहे वो पुलिस वाले हों, वकील हों, डॉक्टर हों, ये लोग अपनी ड्यूटी पर नहीं गए इस दिन। इन लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी से रिजाइन दे दिया कि भाई हम तो भारत का साथ देंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो ये गांधी जी ने बोला था कि तुम अपनी ड्यूटी पे मत जाओ, अगर तुम ड्यूटी पे नहीं जाओगे तो उससे क्या होगा,
अंग्रेजों का लॉस होगा, क्योंकि उस समय सरकार कौन चला रहा था इंडिया के अंदर? ये करने को बोला गांधी जी ने। और क्या करने को बोला? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भारत के लोगों से बोला था कि इंडिया के लोग अंग्रेजों का बाइकआउट करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, विदेशी कपड़ों को जलाएंगे। जैसे कि क्या हुआ, आपको मैंने बताया कि उन्होंने क्या बोला कि फॉरेन क्लोथ को क्या करेंगे, जलाएंगे, उसका बाइकआउट करेंगे। अगर हम फॉरेन क्लोथ को, विदेशी कपड़ों को जलाएंगे, उनके सामानों का बाइकआउट करेंगे, तो उनका लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल। तो ये सारे काम करने के लिए गांधी जी ने हम भारत के लोगों से बोला था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये हमें सारे काम करने हैं। अब इसके बाद देखो, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था ना भारत के अंदर, 3 जगहों पर चल रहा था। 3 जगहों पर अलग अलग तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर चल रहा था। ये भी पैन इंडिया मूवमेंट था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला पैन इंडिया मूवमेंट कौन सा था गांधी जी का, तो वो था रोलेट सत्याग्रह। और पहला इंडिया के अंदर रीजनल सत्याग्रह कौन सा था? वो चंपारण वाला था। लेकिन वर्ल्ड में पूछे कि वर्ल्ड में सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहां चलाया था, तो वो चला था साउथ अफ्रीका के अंदर। तो एग्जामिनर आपको यहीं से फंसाता है कि कहीं से भी आपसे पूछ लेता है इस तरीके से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आपको मैंने बताया कि 3 जगहों पर अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा था। सबसे पहली बात, सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर ये वाला मूवमेंट चलाया जा रहा था। और शहरों के अंदर ये वाला मूवमेंट चलता है। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए इस वाले मूवमेंट के अंदर, शहरों के अंदर, और किस तरीके से सिटीज के अंदर यानी कि शहरों के अंदर ये वाला मूवमेंट फेल हो गया था, वो हम आगे जानेंगे। इसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विलेजेस के अंदर, कहां पर? कंट्री साइड के अंदर, गांव के अंदर भी ये वाला मूवमेंट चल रहा था। और गांव के अंदर भी कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे और क्यों गांव के अंदर ये वाला मूवमेंट फेल हो गया था। गांव को पढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि गांव के अंदर किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। इसको समझते हुए, इसको पढ़ते हुए हम लोग 2 तरीके से देखेंगे इसको हम लोग। पहली बात, कंट्री साइड यानी कि कहां पर रूरल एरिया के अंदर, गांव वाले एरिया के अंदर किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। दूसरी बात, यही कंट्री साइड के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर ये वाला मूवमेंट किस प्रकार से चल रहा था। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं, इस वाले एरिया को समझने के लिए इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आपका क्या है? ग्रामीण एरिया, गांव वाला एरिया। दूसरा आपका एरिया कौन सा है? ट्राइबल एरिया। इन दोनों जगह पर ये वाला मूवमेंट कैसे चल रहा था, क्या क्या हुआ था, कैसे फेल हुआ था, इसके अंदर हम लोग जानेंगे आगे। तीसरी बात, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन, बागानों के अंदर। कहां पर? बागानों के अंदर, प्लांटेशन के अंदर ये वाला मूवमेंट किस प्रकार से चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वहां पर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, किसने ये मूवमेंट चलाया, उसके बारे में भी हम लोग आगे की तरफ जानेंगे। अब देखो, ये जो आपका चैप्टर है ना, इस चैप्टर हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत तरीके से पार्ट्स में बांटकर समझाया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करके इसके ऊपर देखना, नजर रखना, ठीक है। सबसे पहली बात, एनसीएम इन सिटीज, यानी कि अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर ये वाला मूवमेंट किस प्रकार से चल रहा था, इस पॉइंट्स के अंदर समझेंगे। दूसरी बात, अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या क्या निकला, उसके बारे में हम लोग यहां समझेंगे। और किस तरीके से ये एनसीएम अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर फेल हो गया था, उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे, फेल क्यों हुआ था। सबसे पहली बात देखो, क्या होता है कि अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर बहुत बड़े लेवल पर, बहुत लार्ज स्केल पर इस वाले मूवमेंट को मिडिल क्लास के लोग, मध्यम वर्ग के लोग इस वाले मूवमेंट को चला रहे थे, रन कर रहे थे अर्बन एरिया के अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, देखो, अर्बन एरिया के अंदर बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल किसके बने हुए थे? स्कूल अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, सरकारी स्कूल थे भाई। अगर हम उनके ही सामान का बाइकआउट करेंगे तो उनका तो लॉस होगा ना। तो बच्चों ने स्कूल में जाना छोड़ दिया, है ना, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया अंग्रेजों के, ठीक है। इसके अलावा जो टीचर्स थे ना, टीचर्स ने, लॉयर्स ने, इन्होंने अपने अपनी पोस्ट से इन लोगों ने रिजाइन दे दिया अर्बन एरिया के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और क्या हुआ भाई? उसके अलावा देखो, ये हुआ, इंडिया के अंदर जो भारत के जो लोग थे, खासकर वुमेन्स, महिलाओं ने शराब की दुकानों की घेराबंदी कर दी।
इसका मतलब देखो ये हुआ, सपोज करो मैं आपको बताऊं, ये शराब की दुकान है, इस शराब की दुकान के चारों तरफ भारत के लोग मतलब ये भारत के लोग खासकर वुमेन्स खड़ी हो गई। अगर कोई इंसान जिसको शराब खरीदनी होगी वो बाहर से इस दुकान पर आएगा ना, लेकिन उसका रास्ता पहले ही रोक दिया गया। इसको बोलते हैं पिकेटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं पिकेटिंग करना। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ कि अर्बन एरिया के अंदर विदेशी कपड़ों को जलाया गया, उनका बायकॉट किया गया, और जो फॉरेन में जो गुड्स बन रही थी ना, जो सामान विदेशों में बन रहे थे और इंडिया में बिकने के लिए आ रहे थे, उन सामानों का भी बायकॉट इंडिया के अंदर किया गया। खासकर कहां पर किया गया? अर्बन एरिया के अंदर, सिटीज के अंदर किया गया। ये हमने सारे स्टेप्स लिए थे भारत के लोगों ने। तो इसका क्या कुछ परिणाम निकला, इसका कुछ रिजल्ट निकला? हाँ बिल्कुल निकला। कैसे निकला भाई? देखो इसका रिजल्ट ये निकला कि विदेशों विदेशों से जो कपड़ा इंडिया में आ रहा था ना, इंडिया की मार्केट में, भारत के बाजारों में विदेशों से बनकर जो कपड़ा इंडिया में आ रहा था, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया, आना आना कम हो गया। ये फायदा हुआ हमें। दूसरा फायदा क्या हुआ भाई? दूसरा फायदा ये हुआ कि इंडिया के जो ट्रेडर्स है ना, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन लोगों ने विदेशी वस्तुओं को, विदेशी गुड्स को खरीदना बंद कर दिया कि भाई हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे। ये फायदा हुआ। अगला फायदा क्या हुआ? देखो अगला फायदा ये हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर हमारा खुद का कपड़ा, खादी कपड़ा, जिसको गांधी जी ने चरखे से प्रमोट किया था, हमारा खुद का कपड़ा बहुत ज़्यादा क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, उसकी डिमांड बढ़ने लगी। इसकी वजह से अर्बन एरिया के अंदर, क्योंकि हम विदेशी कपड़े को बायकॉट कर रहे थे ना, तो हमारे खुद के खादी कपड़े का क्या हो गया? उसकी डिमांड बढ़ गई इंडिया के अंदर। ये फायदा हुआ हमें, है ना। और क्या हुआ भाई? और ये हुआ कि हमारे इंडिया की मार्केट के अंदर, हमारे इंडिया के मार्केट बाजारों के अंदर विदेशों से आने वाली जो वस्तुएं थी, बहुत ना के बराबर देखने को मिली, ये थी नहीं बिल्कुल भी। ये हमें फायदा हुआ था अर्बन एरिया के अंदर, ये वाला मूवमेंट चलाने की वजह से फायदा हुआ। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है? फेल इसलिए होता है कि देखो हम लोगों ने विदेशों में बनने वाले कपड़े को हम लोगों ने बायकॉट तो कर दिया था, लेकिन जो खादी कपड़ा हमारे इंडिया के अंदर बन रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा क्या था? एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा था। भाई अमीर इंसान तो उसको खरीद लेगा, लेकिन जो गरीब इंसान है वो कहाँ से खरीदेगा? और आपको मालूम ही है कि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैसी है? कैसी है? पुअर पॉपुलेशन है, गरीब पॉपुलेशन है। तो गरीब पॉपुलेशन होने की वजह से, खादी कपड़ा ज़्यादा महंगा होने की वजह से, भारत के लोगों ने वापस से विदेशी कपड़े को खरीदना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि मशीनों में बन रहा था, वो सस्ता कपड़ा होता था, इसलिए ये फेल हो गया था ये वाला मूवमेंट। दूसरी बात क्या? देखो दूसरी बात ये कि हम लोगों ने बायकॉट तो किया, गवर्नमेंट स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को हम लोगों ने, भारत के लोगों ने बायकॉट तो कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमारी खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं थे, हमारे खुद के कॉलेज, खुद के स्कूल्स वगैरह हमारे पास बहुत ना के बराबर थे, कम थे हमारे पास में। तो बच्चा जाएगा कहाँ पर? उनको उनको तो पढ़ाई करनी है ना। अगर हमारे पास में ऑप्शन होता तो हम जाते ही नहीं उनके उनके स्कूल्स वगैरह में। हमारे पास में ऑप्शन था नहीं, तो हमने क्या करा? वापस से उनके स्कूलों में, उनके कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। इस तरीके से अर्बन एरिया के अंदर क्या हो गया? ये वाला मूवमेंट फेल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये सारा हिंदी में लिखा हुआ है, जो आपको मैंने पीछे बताया मैंने, वो पूरा का पूरा हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे सुनो। एनसीएम इन विलेज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड या विलेज, गाँव के अंदर किस प्रकार से ये वाला मूवमेंट चल रहा था। और आपको मैंने पीछे बताया था कि गांव वाले एरिया के अंदर, यानी कि कंट्री साइड के अंदर, हम लोग दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला गाँव को, दूसरा ट्राइबल एरिया को पढ़ेंगे। ये कंट्री साइड के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम पढ़े गांव के बारे में। गांव में वाला मूवमेंट कैसे चल रहा था, गांव के लोगों की परेशानी क्या थी, उनकी परेशानी किससे थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। और फेल क्यों हो गया वो हम यहाँ जानेंगे। पहली बात देखो, तो गाँव के जो लोग थे ना, खासकर कौन? वहाँ के जो फार्मर्स जो थे, किसान जो थे गाँव के अंदर, गांव के किसान वहां के लैंडलॉर्ड से, ताल्लुकदारों से बहुत ज्यादा परेशान थे। किससे? लैंडलॉर्ड से, यानी कि जमींदारों से, और ताल्लुकदारों से, जो कि लोन वगैरह देते हैं, है ना। इन ताल्लुकदारों से और जमींदारों से बहुत ज्यादा परेशान थे गांव के किसान। परेशान इसलिए थे क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा रखा था, किसानों के ऊपर लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था।
प्लस गांव के लोगों से, गांव के किसानों से ये लोग फोर्स लेबर, इसको बोलते हैं बेगार, करवाते थे ये लोग। फोर्स लेबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेगार। तो ये लोग उनसे बेगार, फोर्स लेबर का मतलब होता है कि बिना पैसे दिए काम करवाते थे ये लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार गांव के किसानों से। तो उनकी कंडीशन अच्छी होगी कहीं से? अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। तो अब होता क्या है कि देखो, होता ये है कि किसानों की मदद करने के लिए, गांव वाले एरिया के अंदर किसानों की मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक नेता उभर कर आता है। उस नेता का नाम क्या था? बाबा रामचंद्र। क्या नाम था? बाबा रामचंद्र उस नेता का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था जो किसानों की मदद करने के लिए उभर कर आता है। तो बाबा रामचंद्र और किसानों ने लैंडलॉर्ड्स का, ताल्लुकदारों का, इन लोगों का सोशल बाइकआउट करना शुरू कर दिया। किस रूप में? किस रूप में? नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद के रूप में उनका सोशल बाइकआउट, सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया जमींदारों का और ताल्लुकदारों का, किसानों ने और बाबा रामचंद्र ने। अभी नाई धोबी बंद का मतलब क्या होता है? देखो, नाई धोबी बंद का मतलब होता है कि जो जमींदार है ना, जो ताल्लुकदार हैं, तो उनके जो बाल काटने वाले जो नाई हैं वो उनके बाल नहीं काटते थे। कपड़े धोने वाले जो धोबी हैं वो उनके कपड़े नहीं धोते थे, है ना। दुकानदार उनको सामान नहीं दे रहे थे। तो हर तरीके से उनका सोशल बाइकआउट करना शुरू कर दिया इस नाई धोबी बंद सिस्टम के अंदर। ये एक सिस्टम का नाम है। इतना हुआ था। अब देखो, होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र ने अवध, अवध जो कि लखनऊ के आसपास का एरिया है, तो अवध के अंदर उन्होंने क्या करा कि उस गांव में विजिट किया, दौरा किया उस गांव का। और दौरा करने के बाद वहाँ पर किसानों का समर्थन, किसानों को सपोर्ट किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि 1920 के आसपास क्या हुआ, 1919 या 20 के आसपास क्या हुआ कि अवध के अंदर अवध किसान नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। क्या नाम था? अवध किसान सभा। इसको अवध के अंदर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? अवध के अंदर। अवध जो कि लखनऊ के आसपास एरिया है, ये बनाया गया। और ये सभा, ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई कि धीरे 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 करते करते क्या हुआ कि आने वाले टाइम में इसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेस, अवध और अवध के आसपास के एरिया में इसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गई थी इस अवध किसान सभा की। तो वहाँ भी ठीक ठाक मूवमेंट चल रहा था। कहाँ पर? विलेजेस के अंदर, गाँव के एरिया के अंदर। लेकिन क्या होता है कि इसका भी ये होता है कि ये वाला मूवमेंट भी गाँव के अंदर फेल हो जाता है। ऐसा क्या हुआ था? फेल क्यों हो गया था? ये फेल इसलिए हो गया था क्योंकि देखो, धीरे धीरे गाँव के अंदर भी ये वाला मूवमेंट वॉयलेंट होने लगा था, हिंसात्मक होने लगा था। क्या होने लगा था? हिंसात्मक, है ना। अब गांधी जी आदमी कैसे थे? नॉन वॉयलेंट आदमी थे, अहिंसावादी थे। क्या वो वॉयलेंस को पसंद करेंगे? नहीं। लेकिन गाँव के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे वाला मूवमेंट कैसा हो गया था? हिंसात्मक, यानी कि वॉयलेंट हो गया था। और क्या हुआ? देखो, जो किसान थे ना, जो फार्मर्स थे, फार्मर्स ने लैंडलॉर्ड्स के, ट्रेडर्स के, इनके घरों को लूटना शुरू कर दिया। इनके घरों को लूटना शुरू कर दिया, प्लस मार्केट को भी इन लोगों ने, इन किसानों ने लूटना शुरू कर दिया गाँव के अंदर। भाई, अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, पीसफुली मूवमेंट चल रहा था। लेकिन बाद में जाकर धीरे धीरे वॉयलेंट होने लगा था। उन्होंने बाजारों को लूट लिया, जमींदारों के, व्यापारियों के घरों को लूट लिया, घरों में आग लगा दी, है ना। और जितना भी अनाज था, सारे अनाज को उन लोगों ने क्या करा? सीज कर लिया, जब्त कर लिया किसानों ने, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ये मूवमेंट धीरे धीरे नॉन नॉन ये हिंसात्मक बन गया, वॉयलेंट हो गया था। तो बाद में जाने के बाद क्या होता है, ये वाला मूवमेंट अर्बन विलेजेस के अंदर से, गाँव के अंदर से, ये वाला मूवमेंट भी क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है? पीछे वाली स्लाइड के अंदर हम लोगों ने अर्बन एरिया के बारे में पढ़ा था। हमने कैसे चला, क्या क्या हुआ था, क्या रिजल्ट निकला, कैसे फेल हो गया था। इस वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? विलेज के बारे में पढ़ा है कि विलेज में क्या क्या हुआ था, कैसे चला था, कैसे फेल हो गया था। अब अगली स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे ट्राइबल एरिया के बारे में। देखो, ट्राइबल एरिया, आपको मैंने बताया था कि कंट्री साइड में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला विलेज को, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। दूसरा ट्राइबल एरियाज को। देखो, ट्राइबल्स एरिया, यहाँ पर बात हो रही है आपकी किसकी? आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी एरिया है, उसका नाम है गुडेम हिल। आंध्र प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर एक पहाड़ है, उसका नाम क्या है? गुडेम, गुडेन। तो गुडेन हिल नाम का एक पहाड़ है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर इस पहाड़ी इलाके के अंदर बहुत सारे ट्राइबल लोग रहा करते थे। लेकिन जब इंडिया में अंग्रेजों का रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उन ब्रिटिशर्स ने उन ट्राइबल लोगों को जंगलों में आने से रोक दिया, बैन कर दिया। भाई, ट्राइबल लोगों का पूरा लाइवलीहुड, उनका पूरा जीवन किस पे डिपेंड रहता है? जंगलों पे तो रहता है। लेकिन
उन लोगों को जंगलों में आने से रोक दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्या करा? जंगलों में आने से रोक दिया, प्लस ब्रिटिशर्स ने उन ट्राइबल लोगों से फोर्स लेबर भी लिया। क्या लिया? फोर्स लेबर, यानी कि बेगारी भी करवाई, बिना पैसे दिए काम भी करवाते थे उन ट्राइबल लोगों से। तो ऐसे में देखो ये होता है कि ऐसे में ये होता है कि एक नेता था इन ट्राइबल लोगों का भी, जो उभर कर आता है और इन ट्राइबल लोगों का साथ देता है। उसका नाम क्या था? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ये ट्राइबल लोगों का एक लीडर था, जो इसने ट्राइबल लोगों का साथ दिया। और मैं आपको बताऊं, ये अल्लूरी सीताराम राजू जो है ना, ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। ये अल्लूरी सीताराम राजू और गांधी जी, ये दोनों के दोनों शराब को, वाइन को प्रमोट नहीं करते थे। ये दोनों के दोनों, गांधी जी और अल्लूरी सीताराम राजू, ये दोनों के दोनों खादी कपड़े को प्रमोट करते थे। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा फर्क था। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस ये था कि गांधी जी नॉन वॉयलेंट थे, जबकि अल्लूरी सीताराम राजू कैसा था? ये वॉयलेंट पर्सन था, हिंसा करने वाला पर्सन था, हिंसा में बिलीव करता था ये, है ना। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में ऐसा कहा जाता था, इसको डिवाइन पावर मिली हुई है, इसको ऐसी पावर मिली हुई है कि कोई इंसान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बारे में ऐसा कहा जाता था, ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये अल्लूरी सीताराम राजू 1920 तक अल्लूरी सीताराम राजू अंग्रेजों के खिलाफ में गोरिल्ला वॉर चलाता है, गोरिल्ला मूवमेंट चलाता है, गोरिल्ला वॉर या फिर गोरिल्ला मूवमेंट चलाता है। गोरिल्ला वॉर या फिर गोरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मूवमेंट जो पहाड़ी के पीछे ये लोग दुबक दुबक कर अंग्रेजों पर अटैक किया करते थे। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी रास्ते तो कोई अंग्रेज जा रही है, उनकी पूरी आर्मी जा रही है, तो ये लोग पहाड़ी के पीछे दुबके रहते थे, और जैसे उनकी आर्मी बिल्कुल बीच में आ जाती थी, ये लोग घेर के मारते थे उनको। इसको बोलते हैं गोरिल्ला मूवमेंट। तो 1920 तक इस तरीके से अल्लूरी सीताराम राजू ने, ट्राइबल लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ में मूवमेंट चलाया। बाद में जाकर क्या होता है कि बाद में जाकर ये होता है कि 1924 में अंग्रेजों की आर्मी ने इस अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इसको हैंग आउट कर दिया, इसको फांसी चढ़ा दी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं? इस तरीके से देखते हैं कि ट्राइबल एरिया के अंदर भी ये वाला मूवमेंट फेल हो गया। ठीक है, अब आगे देखो। एनसीएम इन प्लांटेशन, पगानों के अंदर, पगानों के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम किस प्रकार से चल रहा था? कौन चला रहा था? उनकी परेशानी क्या थी? क्यों फेल हो गया पगानों के अंदर, प्लांटेशन के अंदर? वो इस वाली स्लाइड के अंदर आपको बताया हुआ है। सबसे पहली बात देखो, यहां पर जो प्लांटेशन की जो बात हो रही है ना, यहां पर प्लांटेशन की बात हो रही है, असम के टी प्लांटेशन की बात हो रही है। असम में जो चाय के बागान है ना, वहां के जो मजदूर हैं उनकी बात हो रही है इस वाली स्लाइड के अंदर। तो देखो होता क्या है, देखो होता यह है कि प्लांटेशन में काम करने वाले जो मजदूर थे ना, उनके लिए स्वराज का मतलब, उनके लिए स्वराज का मतलब सेल्फ रूलिंग का मतलब उनका यह था कि वो लोग अपने प्लांट से बाहर निकल सकें। प्लांटेशन में काम करने वाले लोग जो मजदूर थे ना, उनके लिए आज़ादी का मतलब, उनके लिए स्वराज का मतलब यह था कि वो लोग अपने प्लांट से बाहर निकल सके। तो क्या उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था? नहीं, प्लांटेशन में काम करने वाले मजदूरों को उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था बिना परमिशन के। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, कब बनाया था भाई? 1859 में, है ना। उस कानून का नाम क्या था? इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट नाम का एक कानून बनाया था, और इस वाले कानून के तहत यह था कि कोई भी प्लांटेशन वर्कर बिना अंग्रेजों की अनुमति के, बिना उनके परमिशन के प्लांट से बाहर नहीं जा सकता है। अगर चला जाता था तो उसको मारा पीटा जाता था, उसको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसीलिए इन वर्कर्स का मतलब, इन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? इनका मतलब यह था कि भाई हमें प्लांटेशन से बाहर निकल जाए, यही आज़ादी है हमारे लिए। और जैसे ही इन वर्कर्स को पता लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर गांधी नाम का एक व्यक्ति आया है जो पूरे भारत में क्या कर रहा है? मूवमेंट चला रहा है, तो ये बेचारे बहुत खुश हुए कि हाँ यार, हमारे इंडिया में गांधी जी का नाम का एक व्यक्ति आया है जो बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहा है। अब इन वर्कर्स को लगा कि हाँ, अब जल्द ही हमारे इंडिया के अंदर गांधी एरा, गांधी युग आने वाला है, इनको लगा। और इन वर्कर्स ने गांधी बाबा की जय हो, गांधी बाबा की जय हो करके इन लोगों ने नारे लगाए। नारे लगाते लगाते क्या हुआ कि ये वर्कर्स अपने प्लांटेशन से बिना परमिशन के बाहर निकल गए भीड़ में।
कि अब तो गांधी एरा आ गया है, आने वाला है, हम बाहर निकल जाते हैं, हम अंग्रेजों से अंग्रेज हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हम तो चले जाएंगे अपना घर, अपने अपने घर पे चले जाएंगे। तो होता क्या है, देखो ये वर्कर्स अपने प्लांट से बाहर तो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है, इत्तेफाक से ये होता है कि जब ये अपने प्लांट से बाहर छोड़कर बाहर निकलते हैं ना, उस टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी, रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी। तो ये बेचारे अपने घर जाएं कैसे? जब घर नहीं जा सके तो रास्ते में ही इनको ब्रिटिशर्स पुलिस ने पकड़ लिया, इनको पीटा पाटा, वापस कहाँ लिया है? बागानों में लिया है। तो इस तरीके से प्लांटेशन के अंदर, बागानों के अंदर ये वाला मूवमेंट भी क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा मेरी एक बात समझना आप लोग, मैं कई जगह पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? आपको मैं एक स्टोरी की तरह बताना चाह रहा हूँ इस पूरे स्लाइड को। मैं जो मैंने बोला वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें मेंशन है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से वाला मूवमेंट भी क्या हो गया, यहाँ पर भी फेल हो गया था। लेकिन अभी भी देखो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से फेल हो गया वाला मूवमेंट, अभी भी भारत में इक्का दुक्का कुछ जगहें थी जहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छोटे छोटे लेवल पर चल रहा था। ऐसी एक जगह आती है, उस जगह का नाम था चोरा चोरी। क्या नाम था? चोरा चोरी नाम की एक जगह थी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? यूपी में एक जगह पड़ती है गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर ये चोरा चोरी नाम की जगह पड़ती है। वहां पर क्या होता है, देखो वहां पर ये होता है कि कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। तो अब वो भीड़ जो है ना, वो भीड़ एक पुलिस थाने के पास से निकलती है। अब पुलिस वालों ने क्या करा, पुलिस वालों ने उस भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, उनको पीटना पाटना शुरू कर दिया। भीड़ में आ गया गुस्सा, तो भीड़ ने ये करा, भीड़ ने ये करा कि पुलिस थाने में आग लगा दी। और पुलिस थाने में आग लगाने की वजह से कम से कम 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। कितने? 22 पुलिस वाले, 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। और इस वाली इंसिडेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? चोरा चोरी इंसिडेंट। ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 नहीं सॉरी 4 फरवरी हो गए, हटाओ यहाँ से, 4 फरवरी हो गए। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी इंसिडेंट होता है और इस वाले ये वाला मूवमेंट खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद भी उसके 8 दिन के बाद, कब? 12 फरवरी, 12 फरवरी 1922 को क्या होता है कि गांधी जी पूरे तरीके से इस वाले मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ कैसे करते हैं? गांधी जी ने एक प्रपोजल लेकर आए, उस प्रपोजल का नाम क्या था? बारदोली प्रपोजल, बारदोली प्रस्ताव। बारदोली गुजरात के अंदर एक जगह का नाम है। और जिस समय चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था ना, उस समय गांधी जी बारदोली के अंदर ही थे, इसीलिए गांधी जी ने वहां पर कांग्रेस का सेशन हुआ था। उस कांग्रेस के सेशन में गांधी जी बारदोली ये प्रपोजल लेकर आए और पूरे तरीके से इस चोरा मतलब इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया, वापस ले लिया गया। बहुत बड़ा मूवमेंट था, हालांकि देखो फेल जरूर हो गया है वाला मूवमेंट, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव, उनका बेस हिला दिया था इस वाले मूवमेंट ने। इतना हुआ, ये वाला मूवमेंट चला। अब देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हो गया, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद अब क्या करें भैया? अभी क्या करें हम लोग? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद भारत में दूसरा बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है। कब? तुरंत नहीं, उसके 8-9 साल के बाद। कब होता है? ये आपका 1930 के आसपास होता है। और इस वाले मूवमेंट का नाम क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडेंस, दिस सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है ना। पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, दूसरा मूवमेंट कौन सा है? लेकिन ऐसा नहीं कि ये वाला मूवमेंट खत्म हुआ तो तुरंत ये शुरू हो गया। इनके बीच में अच्छा खासा गैप था, कम से कम 8-9 साल का गैप था। तो इस बीच में भारत में क्या हो रहा था? कुछ तो हो रहा होगा भारत के अंदर। तो इंडिया में क्या क्या हो रहा था वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। पहली बात, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया तो इसके फेल होने के बाद सबसे पहले गांधी जी ने सोचा कि हमें भारत के लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण करना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। क्यों भैया? हमें क्या ट्रेंड करना था, हमें क्या सिखाना था? हम भारत के लोगों को ये सिखाना था कि मूवमेंट करते कैसे हैं।
सत्याग्रह कैसे करते हैं। क्यों? क्या हमसे आता नहीं था? हमसे आता जरूर था, लेकिन भारत के लोग बात बात पर वॉयलेंट हो जाते थे, हिंसात्मक हो जाते थे। कोई भी मूवमेंट पीसफुली नहीं चला पा रहे थे भारत के लोग। इसीलिए गांधी जी ने सोचा था कि हम सबसे पहले भारत के लोगों को ट्रेंड करेंगे कि मूवमेंट चलाना कैसे है, सत्याग्रह का मतलब है क्या चीज। पहला तो ये सोचा गांधी जी ने। दूसरा क्या है कि देखो होता क्या है कि 1919 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन के इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ, और उस बिल में यह बोला गया कि इंडिया के अंदर अब से आने वाले टाइम से क्या होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन करवाए जाएंगे इंडिया के अंदर। अब भारत के अंदर चुनाव होंगे, ऐसा इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर बोला गया। बिल आया है ना। उस बिल आने के बाद क्या हुआ कि भारत के लोगों को मौका मिल गया, चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। तो होता क्या है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब फेल हो गया था ना, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही गांधी जी के सपोर्टरों में से ही गांधी जी के कुछ सपोर्टर क्या हो गए, गांधी जी के सपोर्टर कुछ सपोर्टर उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया कि अब जो हम मूवमेंट करेंगे ना वो अलग तरीके से करेंगे। जबकि कुछ लोग अभी भी गांधी जी के रास्ते पर ही चल रहे थे। जिन लोगों ने अलग रास्ता अपनाया था ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, गांधी जी के फॉलोवरों ने, उन लोगों ने क्या करा कि उन लोगों ने 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को उन लोगों ने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही उन लोगों ने एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। इस स्वराज नाम की पार्टी को बनाया था किसने? CR दास ने, चित्तरंजन दास ने बनाया था, और मोतीलाल नेहरू ने। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। इन दोनों ने मिलकर इस वाली पार्टी को बनाया था। और इस पार्टी के मैं आपको बताऊं, CR दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू कौन थे? इसके सेक्रेटरी थे, इसके सचिव थे। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। NCM से TDM के बीच में ये हो रहा था। अच्छा मैं आपको बताऊं, 1924 के आसपास 23 में ही इलेक्शन होते हैं भारत के अंदर, चुनाव हुए थे। उस चुनाव के अंदर इस वाली पार्टी को, स्वराज पार्टी को 101 सीट में से 101 सीट में से इस पार्टी को 42 सीटें मिली थी। कितनी? 42 सीटें मिली थी। मतलब बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उस समय पर। और इनका मानना यह था कि चुनाव लड़कर ही हम जब सिस्टम में घुसेंगे ना, तभी हम भारत के लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए ये लोग थोड़ा सा अलग हो गए थे, इन्होंने अलग रास्ता अपना लिया था। ये हो रहा था भारत के अंदर। आगे मेरी बात सुनो। देखो 1926 में और क्या हो रहा था इन दोनों के बीच में, और ये हो रहा था कि हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पाद बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था, कम हो गया था। जब कम हो गया था तो उनकी जो सेलिंग थी ना, उनका जो सेलिंग थी, उनकी सेलिंग धीरे धीरे वो सेलिंग भी कम होने लगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ तो उनकी सेलिंग भी कम होने लगी। जब सेलिंग कम होने लगी क्या हुआ? इससे क्या हुआ? किसान जो थे ना, किसानों को टैक्स भरना मुश्किल पड़ गया। जब प्रोडक्शन कम है तो सेलिंग कम होगी, जब सेलिंग कम होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा ही नहीं होगा तो बेचारे फार्मर्स टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो ये हो रहा था भारत के अंदर, है ना। और क्या हो रहा था? देखो, और ये हो रहा था कि 1929 में 1929 में पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था। क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी। अब देखो, आर्थिक महामंदी अमेरिका में वहां पर स्ट्रीट वॉल के डिक्रीज होने की वजह से ये वहां पर आया था। हालांकि आया वहां पर, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा था। हमारे भारत के ऊपर भी पड़ा था, इसका ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव पड़ा था। भारत के अंदर भी बेरोजगारी थी, खाने पीने की जो चीज़ें थी उनकी कमी हो गई थी इस ग्रेट डिप्रेशन का। ये हो रहा था हमारे भारत के अंदर इन दोनों के बीच में। और क्या हो रहा था? देखो, और ये हो रहा था कि हमारे इंडिया के अंदर हम भारत के लोग अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे कि भाई हम लोग अपना संविधान खुद बनाएं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया जाए, और हम भारत के लोगों को इंडिया में ही हम लोगों को स्वराज दे दिया जाए, खुद का राज हम लोगों को। भले ही तुम शासन हमारे ऊपर करो, लेकिन हमें अपना खुद का राज भी तो दे दो ना। आपके अंडर में रहते हुए हम लोग अपना खुद का नियम कानून बना सकें, ऐसा राज हमें दे दो। और ऐसे राज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ डोमिनियन। क्या बोलते हैं? यानी कि स्वराज। क्या बोलते हैं इसको? हम स्वराज बोलते हैं इसको। तो अब देखो, हमारे इंडिया के अंदर संविधान को बनाने के लिए कि हम किस तरीके से संविधान बना सकते हैं, हम लोग
किस प्रकार से संविधान बना सकते हैं और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एडवाइस देने के लिए हमारे इंडिया के अंदर 3 फरवरी 1928 को बम्बई के अंदर, कहाँ, बम्बई के अंदर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन नाम का एक डेलीगेट उतरता है। डेलीगेट मतलब ये 7 लोगों का एक ग्रुप था और इस 7 लोगों में एक भी इंडियन नहीं था, सातों के साथ अंग्रेज थे। ये 3 फरवरी 1928 को भारत के मुंबई में उतरने के बाद वहां पर इसका भारत के लोगों ने विरोध करना, अपोज करना शुरू कर दिया। गो बैक साइमन नारे लगाना शुरू कर दिए। क्यों भाई? यार आप इंडिया के संविधान, हम लोगों को इंडिया का संविधान बनाना है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। आप इंग्लैंड से इंडिया में आए हो हम लोगों को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, आपने कमेटी भेजी है। संविधान हमारा है ना, तो हमारे अपने भी लोग भी होने चाहिए इसके अंदर। लेकिन इनमें 7 लोग थे, 7 के साथ कौन थे? अंग्रेज। इसीलिए भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था। ये हो रहा था इन दोनों के बीच में। और क्या हो रहा था देखो, और ये हो रहा था कि एक हमारे इंडिया में उस समय अंग्रेजों का, ब्रिटेन का हमारे इंडिया के अंदर एक सेक्रेटरी था, उसका नाम क्या था? ब्रिकन हेड। इस ब्रिकन हेड ने हमारे इंडिया के लोगों को चैलेंज किया था कि तुम भारत के लोग कभी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हो। तो इस पगलेट ने हमारे मोतीलाल नेहरू को इसने चैलेंज किया, तुम भारत के लोग अपना संविधान बना के दिखा दो। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। क्या बनाई थी? नेहरू रिपोर्ट बनाई थी 1928 के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के रास्ते में पहला एफर्ट था, पहली कोशिश थी हमारी ये, है ना। अब देखो इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर भारत के लोगों के अधिकार, राइट क्या क्या होने चाहिए ये मेंशन किया गया था। प्लस इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू ने इसके अंदर सेल्फ डोमिनियन स्टेट की डिमांड करी थी। यानी कि ऐसा स्टेट हो जिसमें राज तो हमारे ऊपर अंग्रेज करेंगे लेकिन नियम कानून हम अपने आप बना सकते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, इसको अपोज किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इनके बेटे ने इनको अपोज किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने इस वाले नेहरू रिपोर्ट को अपोज किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग इस रिपोर्ट के अंदर, ये मोतीलाल नेहरू सेल्फ डोमिनियन स्टेट की डिमांड कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस का मानना और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना ये था कि हमें अब सेल्फ डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंसी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। अब हमें इनके अंडर में नहीं रहना, हमें पूरा वो चाहिए, हमें पूरा अधिकार चाहिए। तो इसको सेलिब्रेट, मतलब इस चीज को बनाने के लिए, अपनाने के लिए क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस पार्टी के जो सेशन जो होता है ना, साल में एक बार जो होता था सेशन, वो 1929 में लाहौर के अंदर, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर में है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक सेशन होता है। उस कांग्रेस पार्टी के सेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां का उसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। किसका? लाहौर सेशन का। और इस लाहौर सेशन के अंदर उन्होंने बोला था कि आने वाली 26 तारीख को, कब? आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी के तट पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, यानी कि हम लोग फुल इंडिपेंडेंसी सेलिब्रेट करेंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे बन जाता है ये तारीख, 26 जनवरी 1930 को। इसी दिन हम लोगों ने अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश पे अप्लाई किया था। हालांकि बन 2 महीने पहले ही गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन 2 महीने के बाद हमने लागू किया था। क्यों? इस तारीख की वजह से। ये हिस्टोरिकल डेट थी हमारे इतिहास में, हम भारत के लोगों के लिए। इतनी बात हो गई। अच्छा आगे सुनो। इसके बाद देखो होता क्या है, इसके बाद ये होता है कि गांधी जी अब फुल फॉर्म में आ गए। ये सब तो हो ही रहा था, क्या क्या हो रहा था हमने देख लिया, क्या क्या हो रहा था। इसके बाद गांधी जी आ गए फुल फॉर्म में कि अब बजानी हमें ईंट से ईंट अंग्रेजों की। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अंग्रेजों के सामने एक डिमांड रखी, एक नहीं बल्कि 11 डिमांड रखी। और उन 11 डिमांड को क्या बोलते हैं हम लोग? उन 11 डिमांड को हम लोग बोलते हैं 11 सूत्री मांग, 11 फॉर्मूलाज डिमांड बोलते हैं इसको हम लोग।
और इस 11 मांगों में से एक मांग कौन सी थी कि भारत के अंदर जो तुमने नमक के ऊपर जो तुमने टैक्स लगाया हुआ ना, उस नमक टैक्स को कम कर दो। इस 11 मांगों में से एक डिमांड नमक वाली भी थी। और गांधी जी ने उनको चैलेंज किया था कि इनको, अंग्रेजों को, कि बेटा अगर तुमने इसको 11 मार्च तक 11 मार्च 1930 तक अगर तुमने इसको हमारी मांगे तुमने नहीं मानी ना, तो अगले ही दिन से हम लोग, यानी कि 12 मार्च 1930 से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दांडी मार्च करेंगे, हम लोग नमक बनाएंगे, नमक कानून तोड़ेंगे। ये गांधी जी ने अंग्रेजों को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया था, है ना, चैलेंज किया। अब देखो यहां आपको मैंने बताया दांडी मार्च, एक वर्ड आया क्या, दांडी मार्च। ये दांडी मार्च क्या था, कब हुआ था, कहां से कहां हुआ था, कितने लोग इसके अंदर थे, वो आपको यहां पर बताया हुआ है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने, उस समय हमारे इंडिया का एक वॉइस हो रहा था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी। इन 11 मांगों में से एक मांग कौन सी थी, नमक के ऊपर से टैक्स कम कर दिया जाए। और गांधी जी ने बोला था कि ऐसा है, तुम्हें ये मांग हमारी 11 मार्च 1930 तक माननी ही होगी, अगर नहीं मानोगे तो अगले दिन से, यानी कि 12 मार्च 1930 से हम पूरे भारत में क्या कर देंगे, दांडी मार्च निकालेंगे हम लोग, तुम्हारा नमक कानून तोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो होता है, देखो यही होता है कि वो बोलते हैं, अंग्रेज नहीं मानते उनकी बात। तो गांधी जी क्या करते, गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से दांडी तक। साबरमती आश्रम कहां पर है, गुजरात के अंदर। दांडी कहां पर है, ये भी गुजरात के अंदर, जगह का नाम है। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी यात्रा करते हैं, एक यात्रा निकालते हैं। गांधी जी के साथ में कौन कौन, कितने लोग थे, वो आप इधर देखो। गांधी जी के साथ में 78 + 1 78 लोग थे, और एक गांधी जी, टोटल 79 लोग इस यात्रा में गांधी जी के साथ में चल रहे थे। हर दिन डेली डेली कितने, 10 मील चला जाता था। 10 मील तक लोग ट्रेवलिंग करते थे, यात्रा करते थे, हर दिन डेली डेली। टोटल 240 माइल तक गांधी जी ने यात्रा करी थी अपने लोगों के साथ में, ये ठीक है। तो 240 माइल्स तक उन्होंने यात्रा करी, और फाइनली क्या होता है कि फाइनली वो 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंच जाते हैं। दांडी पहुंच गए। दांडी पहुंचने के बाद पता क्या, दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे से नमक उठाया, और नमक मुट्ठी में उठा के उन्होंने इसे छोड़ दिया। यही क्या हो गया, नमक कानून का तोड़ना। अब अंग्रेज चुपचाप बैठेंगे क्या, चुपचाप तो वो भी नहीं बैठेंगे भाई, हमने उनका सीधा सीधा उनका कानून ही तोड़ दिया, हम उनके कानून को ही नहीं मान रहे, हम उनकी आज्ञा को ही नहीं मान रहे, हम उनके ओबीडियंस को ही नहीं मान रहे हैं। इसीलिए इस वाले मूवमेंट का नाम क्या है, आगे एक मूवमेंट चलेगा, उसका नाम क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि दांडी मार्च के बाद ही शुरू हुआ था, जो कि दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। अच्छा, ये जो पूरी यात्रा जो हुई थी ना, ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंच गए थे। टोटल 24 दिन की इन लोगों ने यात्रा करी थी। 79 टोटल लोग थे, जिसमें से 78 अदर लोग थे, एक कौन थे, गांधी जी थे। इसमें यात्रा करी थी, उसमें महिलाएं भी थी, कुछ वुमेन्स भी थी, जैसे कि मैं आपको बताऊं सरोजिनी नायडू, वो भी उसमें थी, उस वाली यात्रा के अंदर थी, है ना। और जब वो साबरमती से दांडी तक जा रहे थे, जो उन्होंने यात्रा करी थी ना, इस चीज़ का कंपैरिजन, इस चीज़ की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने, एक पर्सन है, आपने नाम सुना होगा उसका, मुसोलिनी, इटली का एक डिक्टेटर था, उसने भी ऐसे ही इटली से रोम तक उसने मार्च किया था उसने। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो उसने रोम मार्च किया था ना, उस चीज़ से तुलना करते हैं हमारी दांडी यात्रा की, गांधी जी की। ये हालांकि आपके बुक में नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, उस कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ों को उसमें एक्स्ट्रा बताता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो आपको मैंने बताया था ना कि दांडी मार्च के बाद एक नया मूवमेंट शुरू हो गया, और उस नए वाले मूवमेंट का नाम क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब क्या होता है, डिसोबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा को ना मानना, उनको डिसओबे करना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस वाले मूवमेंट में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अंतर क्या था, इन दोनों में डिफरेंस देखो ये था
कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं किया गया था। इसमें क्या था, इसके अंदर भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था, प्लस अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे ना उनको भी तोड़ा जा रहा था। ये इन दोनों में क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस था इन दोनों में। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या क्या हो रहा था। सबसे पहली बात, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, उनको बहिष्कार किया गया, उनको बाइकआउट किया गया, ठीक है। और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून, बहुत सारे लॉज, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फॉरेस्ट लॉ, उनको उनको अपोज किया गया, उनका वायलेंट किया गया, उनका नाम नहीं माना गया। और क्या हुआ कि महिलाओं ने, लोगों ने शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी। क्या कर दी, पिकेटिंग कर दी, यानी कि घेराबंदी कर दी शराब की दुकानों पर। कोई शराब खरीदेगा ही नहीं, अंग्रेजों का लॉस होगा, ये हो रहा था। और क्या हुआ कि अब लोगों ने, पहले कहते कि अंग्रेज अपने लोगों को गांव गांव में बिठा देते थे और गांव के लोगों से टैक्स लेते थे कि भाई हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, अब हमें टैक्स दो उसके बदले। तो अंग्रेजों ने, मतलब भारत के लोगों ने क्या करा कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों को अब चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया कि भाई हम नहीं दे रहे, भाई जो तुम्हें करना कर लो। और क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे ना, जो एम्प्लॉयज थे, उन एम्प्लॉयज ने, उन कर्मचारियों ने अपने अपने काम से अपनी अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। ये सारी चीजें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हो रही थी। आगे देखो, अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान कुछ और भी हो रहा था। क्या हो रहा था, देखो ये हो रहा था कि अब अंग्रेज भी चुपचाप नहीं बैठे थे, बल्कि वो लोग भी हम लोगों से बहुत ही कठोर तरीके से, बहुत ही हार्ड तरीके से हम लोगों से निपट रहे थे। उन्होंने भारत के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में भरना शुरू कर दिया। बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको मारना पीटना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, है ना। देखते ही देखते हमारे पूरे भारत से कम 1 लाख लोग, कितने, कम से कम 1 लाख लोग जेल में भर दिए गए थे। कम से कम 1 लाख लोग जेल में भर दिए गए थे, है ना। यहां हिंदी लिखी हुई है, एरो के आगे इनकी इंग्लिश लिखी हुई है। जिस समय, देखो मैं आपको बताऊं, जब भारत के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया है ना, इस समय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के सामने एक ऑफर रखा। उसने बोला कि ऐसा है कि हम, देखो, भारत के लोगों को छोड़ देंगे, जेल में से निकाल देंगे, उनको फ्री कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ इंग्लैंड चलना होगा। क्यों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए, गोल में सम्मेलन करने के लिए चलना पड़ेगा। देखो हमारे भारत के अंदर, मतलब ये ब्रिटेन के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुके थे, जिसमें से पहले वाले में कांग्रेस पार्टी ने, गांधी ने, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। हाँ, अंबेडकर जी इसमें गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें गए थे, है ना, और कई गए थे, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी इसमें पहले वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। दूसरे वाले में गए थे क्योंकि मजबूरी थी। उसने हमारे सामने, कहते हैं, ऑप्शन रखा था इरविन ने गांधी जी के सामने कि ऐसा है कि अगर तुम्हें इन लोगों को छुड़वाना है ना, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, कहाँ पर, इंग्लैंड, और तुम्हें एक मीटिंग करनी पड़ेगी। और उस वाली मीटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोल सी एक टेबल थी, इस गोल से टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हुए थे ताकि इक्वलिटी को दिखाया जा सके, ऐसी चकोट वो नहीं थी, है ना। तो इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इस वाले, ये कब हुई थी, आपकी हुई थी 5 मई, 5 मई को हुई थी, 5 मार्च को, सॉरी 5 मार्च को हुई थी ये। तो 5 मार्च 1931 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें गांधी जी जाते हैं कहाँ पर, इंग्लैंड जाते हैं, SS राजपुताना नाम के जहाज से जाते हैं, किंग्सले पैलेस में रुकते हैं, है ना, वहाँ रुकते हैं, वहाँ पर ये मीटिंग वगैरह होती है ना। और उस मीटिंग के अंदर क्या होता है, उस मीटिंग के अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाता। गांधी जी वापस इंडिया आ जाते हैं, मुंह लटकाए वापस इंडिया में आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर हुआ क्या था, देखो वहाँ पर उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था रेमसे मैकडोनाल्ड। उसने हिंदू कम्युनिटी के लोगों को बांटने के लिए, उसने पता क्या करा, उसने एससी लोगों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था कर दी थी उसने। मतलब एससी लोगों को उसने अलग से, उनको अलग से इलाका देने के लिए, ताकि उस इलाके में वो लोग रहें, खुद के ही, उनके ही लोग चुनाव में खड़े हों और वही लोग अपने आप को वोट डालें। तो हिंदू कम्युनिटी को तोड़ने के लिए वहाँ पर रेमसे मैकडोनाल्ड ने ये सेपरेट इलेक्टोरल को लेकर आया था, ताकि एससी लोग हिंदू कम्युनिटी से अलग हो जाएं। तो इस चीज़ का विरोध वहाँ पर गांधी जी ने किया था, लेकिन इस चीज़ का सपोर्ट किसने किया था, अम्बेडकर ने। क्योंकि वो एससी लोगों के, मतलब जो अम्बेडकर जी थे ना, उन्होंने एससी लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वो डिमांड कर ही रहे थे। तो गांधी जी इंडिया में आते हैं,
हालांकि जब इंडिया में आते हैं ना तो गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको पकड़ के पूना में एक जेल है, यरवदा जेल, तो पूना की यरवदा जेल के अंदर उनको उसमें डाल दिया जाता है। और जैसे ही गांधी जी को पता लगता है ना कि हाँ भाई मतलब ये दलित लोगों को, एससी लोगों को हिंदू कम्युनिटी से अलग करने की बात हो रही है, तो गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। कब तक? जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है। तो फिर मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग जाते हैं किनके पास में? ये लोग जाते हैं अम्बेडकर जी के पास में, उनको मनाने के लिए। और उनको मना कर लेके जाते हैं कहाँ पर? जेल के अंदर लेकर आते हैं, यरवदा जेल के अंदर। फिर उस जेल के अंदर क्या होता है? उस जेल के अंदर गांधी जी और अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच में पैक्ट होता है, समझौता होता है। और समझौते होने के बाद क्या होता है कि अंबेडकर जी वहाँ पर मान जाते हैं कि ठीक है भाई, हम सेपरेट इलेक्टोरल की बात नहीं करेंगे। उसके बदले में गांधी जी ऐसी लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर देते हैं, भले ही इंडिया के अंदर, जो कि आज भी आप देखते हो सीटें रिजर्व है ना। तो इसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। हालांकि ये जो मैंने बोला है ना, ये सारी बातें आपकी अगली स्लाइड में लिखी हुई है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैंने कहानी की तरह। अच्छा, आप पहले ये समझो कि जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जब वो इंग्लैंड गए थे, उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो बागडोर थी ना, उसको जो लीड किया था, वो किसने लीड किया था? वो कैसा? अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी नाम के एक पर्सन थे, जिन्होंने गांधी जी के इंग्लैंड जाने के बाद इस सीडीएम को, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने लीड किया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, देखो क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान अंग्रेज भारत के लोगों को गिरफ्तार तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में उस समय हमारे इंडिया के नॉर्थ फ्रंटियर एरिया था, उत्तर पश्चिमी जो इलाका था ना, वहां पर गांधी जी की तरह ही एक बहुत बड़े नेता वहां पर क्या कर रहे थे, इस सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वहां पर लीड कर रहे थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ये रहे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये रहे गांधी जी। इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है इन दोनों के अंदर। तो इनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं कब? 19 अप्रैल 1930 को। इनको गिरफ्तार करने के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ फ्रंटियर एरिया के अंदर इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स थे, बहुत ज्यादा इनके सपोर्टर थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद हालत खराब हो जाती है ना। और आपको मालूम है कि गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी आपके वहाँ थे, इंग्लैंड के अंदर थे। और कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इवन जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो धीरे धीरे ये पूरा मूवमेंट कैसा बन गया? वायलेंट हो गया, हिंसात्मक हो गया। और गांधी जी आदमी कैसे थे? इसीलिए बाद में जाकर क्या होता है कि ये वाला मूवमेंट भी 1934 के आसपास, ये वाला मूवमेंट भी वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। भले ही फेल हुआ, लेकिन इसने भी अंग्रेजों की नींव हिला दी, इस वाले मूवमेंट ने भी। आगे सुनो, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं मैं। ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, या फिर इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। कि लॉर्ड इरविन के बीच में और गांधी जी के बीच में जो बात हुई थी ना, वो दिल्ली के अंदर बात हुई थी कि तुम्हें ऐसे ऐसे इंग्लैंड चलना है मीटिंग करने के लिए। इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और इसके अलावा आपको ये तो मैंने बता दिया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला, तो गांधी जी वापस इंडिया में आ गए थे। अच्छा, यहां पर आपको बताया हुआ क्या है, देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर कुछ कम्युनिटी, कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को दूर रखा, किससे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, क्योंकि उनके साथ में कुछ अलग ही चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर। तो इंडिया में देखो आपकी बुक के अंदर दो कम्युनिटी बताई हुई जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से काफी हद तक अलग थे। हालांकि जो उससे पहले चला था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें सभी लोग शामिल थे। लेकिन यहां तक आते आते, इस वाले मूवमेंट तक आते आते कई सारी कम्युनिटी ने अपने आप को इस वाले मूवमेंट से अलग कर लिया था। सबसे पहली कम्युनिटी कौन सी है? दलित्स। देखो उस समय भी और आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया के अंदर कास्ट के बेस पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमें देखने को मिलता है। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन था भी नहीं। तो हमारे इंडिया के अंदर इनके साथ में जाति के बेस पर, कास्ट के बेस पर इनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। इनको मंदिरों में आने की परमिशन भी नहीं थी, ना ये लोग कुएं से पानी भर सकते थे। बहुत इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी उस समय पर। तो अब होता क्या है, देखो
कांग्रेस पार्टी भी इन दलितों के ऊपर कांग्रेस पार्टी भी ध्यान नहीं दे रही थी। कांग्रेस का मानना ऐसा था कि अगर हम दलितों को ध्यान देंगे तो जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो जाएंगे, और अपर कास्ट के लोग ही फंडिंग कर रहे थे कांग्रेस को। तो कांग्रेस भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी किसके ऊपर, दलित लोगों के ऊपर। और जब गांधी जी आते ना, तो गांधी जी ने एक बात बोली थी कि देखो, जब तक हमारे इंडिया के अंदर से अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जब तक खत्म नहीं होगी ना, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा। तो गांधी जी ने इस असमानता को खत्म करने के लिए दलित लोगों को हरिजन का नाम दिया था। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि के जन, यानी कि ईश्वर की संतान कहा था इनको। और प्लस हरिजन नाम की मैगजीन भी निकाली थी गांधी जी ने, इनको सम्मान देने के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए दलितों को। इवन गांधी जी ने खुद भी टॉयलेट साफ किया था, इनको दिखा दे कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो गांधी जी ने खुद छोटे छोटे काम करे इनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो ये लोग अलग थे किससे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर इन्होंने काफी हद तक अपने आप को अलग रखा था, क्योंकि इनके साथ में अलग ही टेंशन चल रही थी। अब देखो, इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, इन लोगों के विकास के लिए कई सारे दलित नेता उभर कर आते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि ये भीमराव अंबेडकर हो गए, है ना, और भी ज्योतिबा राव फूले हो गई। कई सारे लोग हैं जो इनके लिए उभर कर आते हैं, जो इनके लिए आवाज उठाते हैं इन दलित लोगों के लिए। इवन 1930 के आसपास क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों को एकजुट करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके विकास के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इसको 1930 में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाते हैं, ताकि दलित लोग यूनाइट हों, उनका विकास हो सके। तो दलित लोग काफ़ी हद तक क्या थे, सेपरेट थे, अलग थे किससे, सीडीएम से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग थे। अच्छा, दूसरी कम्युनिटी कौन सी थी भाई? दूसरी थी मुस्लिम्स। काफ़ी हद तक, सारे मुस्लिम्स नहीं, काफ़ी हद तक कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी ना, उस मुस्लिम लीग पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक क्या थे कि इस सीडीएम से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ये अलग थे। क्यों? इनका रीज़न क्या था? इनका देखो रीज़न ये था कि शुरू में तो खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर इन मुस्लिम्स ने, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर क्या हुआ था कि मुस्लिम्स और ये कांग्रेस पार्टी जो स्वराज जो मूवमेंट चला रहे थे, उस समय तो ये लोग एक थे। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि बाद में जाकर 1920 के बाद क्या होता है कि 1920 के बाद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे हिंदू महासभा के नजदीक आने लगी थी। 1920 के बाद कांग्रेस पार्टी हिंदू महासभा संगठन के नजदीक आने लगी थी, इससे अपनी नजदीकें बढ़ाने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम्स धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होने लगे थे। और देखो क्या होता है कि एक बार 1927 के आसपास कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग इन दोनों के रिलेशन अच्छे होने की कोशिश भी की जा रही थी, जो कि धीरे धीरे हो भी रहे थे, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो पाए थे। क्या हुआ था भाई? वो इसलिए हुआ था, देखो हुआ ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग जो पार्टी है ना, उस पार्टी के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किसके अंदर, इन्होंने सेंट्रल असेंबली के अंदर, यानी कि केंद्रीय असेंबली के अंदर, इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ सीटों को रिजर्व करने की बात करी। इस चीज का विरोध किसने किया? इस चीज का विरोध हिंदू महासभा के एक लीडर थे, उनका नाम था एम.आर. जेकर ने इस चीज का विरोध किया। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में गैप और ज्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से भी काफी सारे मुस्लिम्स, खासकर मुस्लिम लीग जो थी ना, वो सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग थी। तो ये दो कम्युनिटी क्या थी? ये दोनों कम्युनिटी इससे अलग थी। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया था, मैंने पीछे अभी आपको मैंने बताया था कि दलितों के बारे में था। ये पूना पैक्ट आपको मैंने बताया था पीछे, ये पूना पैक्ट जो था ना, इसके लिए आपको मैंने पीछे अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था रेमसे मैकडोनाल्ड, उसने 16 अगस्त 1932 को उसने कम्युनल अवार्ड की बात करी थी। किसकी बात करी थी? कम्युनल अवार्ड, इसको हिंदी में बोलते सांप्रदायिक पचाट। कम्युनल अवार्ड का मतलब वही होता है जो आपको मैंने पीछे बताया था ना, कि हिंदू धर्म के अंदर से दलितों को अलग कर देना, मतलब हिंदू कम्युनिटी को तोड़ देना।
इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। तो ये लाया गया, ये इस चीज़ को दिया किसने था? रेमसे मैकडोनाल्ड ने। किसने दिया था? रेमसे मैकडोनाल्ड ने इस चीज़ को 16 अगस्त 1932 को दिया था, ताकि दलित को हिंदुओं से सेपरेट किया, उसके अलग अलग किया जा सके। जब ये बात गांधी जी को पता लगती है तो वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो फिर तो हिंदू समाज टूट जाएगा। तो इन दोनों के बीच में समझौता होता है, पूना की यरवदा जेल के अंदर समझौता हुआ। और समझौता कब हुआ था? ये समझौता आपका हुआ था कब? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते को हम लोग क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट, या फिर क्या बोलते हैं? गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी अंबेडकर समझौता या फिर पूना पैक्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर भारत के अंदर रहने वाले अलग अलग जो कम्युनिटी के जो लोग थे ना, अलग अलग जो क्लास के लोग थे, उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था सीडीएम के अंदर, और उनका पर्पस क्या था। अगर भाई मैं सीडीएम के अंदर पार्टिसिपेट करता तो मेरा पर्पस क्या होता, अगर आप पार्टिसिपेट करते तो आपका पर्पस कुछ अलग होता। तो ऐसे ही भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था। हाँ, कुछ नहीं कर पाई, उनका कुछ रीज़न था जो हमने पीछे पढ़ा, लेकिन किस किस ने किया था, उनका पर्पस क्या था, उनकी डिमांड क्या थी। तो यहाँ पर आपको बताया क्या? सबसे पहले रिच फार्मर्स के बारे में, अमीर किसानों के बारे में। तो अमीर किसान, इन लोगों ने भी क्या करा कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर सीडीएम के अंदर इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट क्यों किया था भाई? इनका पर्पस अलग था। देखो, इनका पर्पस क्या था कि ये लोग, देखो, ये लोग नकदी फसल उगाते थे, ये लोग कमर्शियल क्रॉप उगाते थे, जैसे कि गन्ना, चीनी, चाय पत्ती, कॉफी, इस प्रकार की कमर्शियल क्रॉप ये लोग ग्रो करते थे, अमीर किसान। और उनको बेचने के पर्पस से ये लोग क्या करते थे? उनको ट्रेड करने के, उनको बिजनेस करने के पर्पस से ये लोग उगाते थे। और अंग्रेज इनसे केस में टैक्स चाहते थे, उनके पास टैक्स कम था, सॉरी, इनके पास केस कम था, क्योंकि इस समय देखो, इस समय क्या था कि अंग्रेजों ने टैक्स भी बहुत सारा बढ़ा दिया था। टैक्स बढ़ा दिया, प्लस इनसे केस टैक्स की डिमांड कर रहे हैं। हमें कुछ अमीर किसान देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर? गुजरात के अंदर। जैसे कि गुजरात के अंदर कौन थे अमीर किसान? वहां पर पाटीदार। पाटीदार एक कम्युनिटी का नाम है, जो कि किसानों की कम्युनिटी, जो कि गुजरात के अंदर में थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर कौन थे भाई? जाट उत्तर प्रदेश के अंदर थे। तो ये वहां पर अमीर किसान थे। इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि इनके पास में इनका टैक्स कम किया जाए और इनसे केस में नकदी इनसे कम ली जाए। ठीक है, क्योंकि देखो, ये लोग टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, टैक्स बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, है ना। और सरकार टैक्स कम करने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, अमीर किसानों ने। दूसरा कौन थे भाई? पुअर फार्मर्स, गरीब किसान। देखो, इनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनकी प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स हाई था और ये लोग बेचारे वैसे भी पे नहीं कर पा रहे थे, इनकी सैलरी कम थी, इसलिए इन लोगों ने सीडीएम के अंदर क्या करा? पार्टिसिपेट किया, भाग लिया इन लोगों ने। आगे देखो, तीसरे कौन है? ट्रेडर्स, व्यापारी लोगों ने भी बड़े लेवल पर सीडीएम के अंदर इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था? देखो, इसलिए किया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के ट्रेडर्स के ऊपर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, पाबंदियां लगा के रखी हुई थी कि आप इससे व्यापार नहीं करोगे, आप उससे व्यापार नहीं करोगे, आप हमें इतना टैक्स दोगे, आप ये सामान नहीं बेचोगे, वो सामान नहीं बेचोगे। तो भाई, कोई भी ट्रेडर कैसे व्यापार करेगा जब फ्री ही नहीं है? तो इसीलिए इंडिया के बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं, उनसे नाखुश थे, उनसे बहुत ज्यादा कहते हैं गुस्सा थे। किनसे? अंग्रेजों से बहुत ज्यादा कहते हैं गुस्सा थे, है ना। और इसके अलावा सुनो, इसके अलावा यह था कि इंडिया के जो ट्रेडर थे ना, वो चाहते थे कि जो ब्रिटेन से या फिर जो इंग्लैंड से जो माल इंडिया में बनकर आ रहा है ना, वो कम आए। कम क्यों आए? ताकि वो लोग अपना माल बना के बेच सके यहाँ पर। लेकिन अंग्रेज भर भर के माल बेच रहे हैं यहाँ पर अपना, जिससे उनकी दुकानदारी कम हो रही है, उनका काम कम चल रहा है। तो सीडीएम के टाइम पर बहुत सारे इंडिया के व्यापारी लोग थे, बहुत सारे ट्रेडर थे, जिन्होंने सीडीएम को फंडिंग करी ताकि मूवमेंट लंबे समय तक चलता रहे। तो हमें इंडिया में उस समय कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक का नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। दूसरे का नाम क्या है? जीडी बिड़ला। तो इन्होंने अपनी परेशानी की वजह से सीडीएम के अंदर फंडिंग करी, उसको सपोर्ट किया ताकि इनकी समस्याएं, इनकी प्रॉब्लम खत्म हो सके। तो इनका पर्पस ये था। ठीक है, आगे सुनो।
अब देखो वुमेन, वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा था, वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेशन इसके अंदर किया, कैसे उन्होंने भागीदारी करी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, महिलाओं के भागीदारी की बात करूं, तो बड़े लेवल पर, सबसे बड़े लेवल पर महिलाएं थी इस वाले मूवमेंट के अंदर। ठीक है। अब देखो महिलाओं ने नमक बनाया था, सोल्ट बनाया था महिलाओं ने। ठीक है। और इसके अलावा क्या, विदेशी कपड़ों का सबसे ज्यादा बहिष्कार किसने किया था, महिलाओं ने ही किया था, सबसे ज्यादा बाइकआउट जो किया था। इसके अलावा शराब की दुकानों की पिकेटिंग महिलाओं ने करी थी। पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन इनकी कंडीशन में, इनके हालात में सुधार देखने को नहीं मिला था। गांधी जी ने भी एक बात बोली थी महिलाओं के बारे में कि देखो महिलाओं का काम घर में चूल्हा चौका करना है बस। तो भले ही महिलाओं ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन पार्टिसिपेट करने से उनकी हालत, उनकी कंडीशन नहीं सुधरी थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ने इस वाले मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इतनी बात हो गई, चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो हमारे इंडिया के अंदर भी भारत के लोगों में नेशनलिज्म जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए अब हमारे देश को एक ह्यूमन का फॉर्म, इंसान का रूप दिया जाने लगा था। और आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था मैंने कि जब किसी भी कंट्री को इंसान का रूप दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोगरी। तो हमारे इंडिया को भी एक इंसान का रूप दिया जाने लगा था। किसका रूप दिया जाने लगा था, भारत माता का। ये है भारत माता, ये कोई रियल में नहीं है, बस इसको हमने भारत मान लिया है, हमारी माता की तरह मान लिया इसको हमने। ठीक है, रिस्पेक्ट देने के लिए, एक इंसान का फॉर्म देने के लिए। तो भारत को एक ह्यूमन का फॉर्म देने के लिए भारत को भारत माता कहा जाने लगा था। और भारत को भारत माता कहने के लिए क्या हुआ था कि देखो, माँ का रूप देने के लिए किसने बोला था हमसे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बोला था। और इन्होंने 1870 के आसपास इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ये भारत माता का चित्र, ये जो इमेज है ना, इस इमेज को किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो इस तरीके से भारत के लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जाने लगा था, ताकि भारत के लोग यूनाइट हों। आगे सुनो। अब देखो हमारे इंडिया के अंदर जो फोक सॉन्ग जो लिखे जाते हैं ना, जो हमारे जो पारंपरिक, जो हमारे जो पुराने जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं, जो हमारे कल्चर से जो रिलेट जो सॉन्ग होते हैं ना, इस प्रकार के सॉन्ग्स को उठाया जाने लगा था, ताकि भारत के लोगों में एक यूनिटी आए। जैसे कि मैं कहता हूँ चक दे इंडिया सॉन्ग है, एक तरीके से फोक, मतलब फोक सॉन्ग तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या, यूनाइट करने वाला की सॉन्ग है हम भारत के लोगों को, है ना। तो ऐसे कई सारे सॉन्ग्स हैं जो कि फोक सॉन्ग है, जिन्होंने भारत के लोगों को यूनाइट किया। और इन सॉन्ग्स की वजह से भी क्या हुआ कि भारत के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, फोक सॉन्ग को उठाने की वजह से। अब देखो इस फोक सॉन्ग को जो बड़े लेवल पर जो लिखा था वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और साउथ इंडिया के अंदर नटेशा शास्त्री ने इन फोक सॉन्ग को कंपोज किया था, उनको लिखा था, उनको गाया था। तो फोक सॉन्ग को उठाकर भी भारत के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया गया था। अगली बात अगर देखें हम लोग, तो कई सारे साइंस को और सिंबल्स को उठाकर भी, कई सारे साइंस को और सिंबल्स को उठाकर भी भारत के लोगों में यूनिटी लाई गई, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, देखो 1905 में हमारे इंडिया के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट का नाम क्या था, स्वदेशी मूवमेंट। ये 1905 में चल रहा था। और उस समय हमारे इंडिया का जो फ्लैग था ना, जैसा आज तिरंगा दिखाई देता ना, वैसा नहीं था। उस समय हमारा इंडिया का तिरंगा ऐसा था, ऊपर की तरफ 8 सितारे बने हुए थे, 8 कमल बने हुए थे ऊपर की तरफ। और नीचे क्या था भाई, आधा आधा चांद भी आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से क्या था कि इस प्रकार से हमारा झंडा बना हुआ था। ये झंडा भी इसलिए बनाया था, देखो क्या था, झंडा इसलिए बनाया गया था उस समय पर, ताकि भारत के लोगों में एक यूनिटी आए, राष्ट्रवाद की भावना आए। जैसे तिरंगा है, अब उस तिरंगा ने हम पूरे भारत के लोगों को यूनाइट करके रखा हुआ है ना। तो तिरंगा हम लोग को एक करता है। इसी तरीके से कहता कि भारत के अंदर जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जा रहे थे, ताकि भारत के लोगों में यूनिटी आए, एकता आए। और एक लास्ट पॉइंट, देखो हमारी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जाने लगा था। हमारी जो हिस्ट्री थी ना, हमारा जो इतिहास था, अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को, हमारी हिस्ट्री को बहुत ही बेकार तरीके से बताया था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड दिखाया था हमारे इतिहास के अंदर, अपने वाले इतिहास के अंदर। जबकि भारत के लोगों ने क्या करा, भारत के लोगों ने ये करा कि हम लोग हमारे इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करा। इसकी वजह से भी इस चीज़ की वजह से भी हम लोगों में क्या आई, एक यूनिटी आई और नेशनलिज्म की फीलिंग आई। और हम लोग एक हुए और हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ में क्या करा, विद्रोह वगैरह करा, मूवमेंट वगैरह चलाए और भारत को आज़ाद करवाया। ठीक है। और बस चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट।
ये चैप्टर अगर आपके समझ में आया, अच्छे तरीके से आया है, और ऐसी ही क्लास आप आगे भी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।